सो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज नमस्ते डॉक्टर के सेशन में हम लोग के साथ हैं डॉक्टर सुजाता प्रसाद फ्रॉम कनेक्टिकट. She is an expert doctor from America, and she has been practicing from very long time. She has been associated with many associations, and she has been contributing her time and for a lot for doing something for India, and especially if she wants to do anything, she can spend her time, energy for if she can contribute something to get India out of the COVID. So, Dr. Sujata, we are very thankful to you, and Sujata जी ने हमारे साथ previous sessions में भी काफी join किया है और काफी valuable advice दी है. काफी सारे पेशेंट्स को काफी हेल्प मिली है. हमारे को काफी अच्छे ट्वीट्स आए हैं डॉक्टर सुजाता प्रसाद. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. एंड वी हैव डॉक्टर राहुल राय जयपुर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड this is the first time we have an Indian doctor joining us in the platform. So we welcome you. And हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी लोग हैं जो रेगुलर जुड़ते हैं और काफी अपने घरों में लोगों को बुला के, ट्राइबल एरियाज में लोगों को बुला के हेल्प करते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं, उनको तो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. I'll name them, few of them, just like Swaraj Singh Rawat, Sumit Sharan, and there are many other people that have been joining, Hitesh Prasad, and so many people जो join करते हैं रेगुलर बेसिस पे. So we welcome you and we really say thanks to you for जो आप लोग contribute कर रहे हैं और जो आप dedication कर रहे हैं. काफी अच्छी बात है कि आज अपनी जान को जोखिम में डाल के और आप लोग ये सब काम कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. इसी के साथ में हम अशोक जी श्रीवास्तव को थैंक यू बोलते हैं फॉर इंस्पायरिंग अस टू डू दिस थिंग. बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की है और आई थिंक ये कोशिश सफल हो रही है काफी हद तक. Myself, Deepak Kavadia from NRI Federation from New Jersey. We are doing this thing especially as a non-profit for India and for COVID patients in India and other. In fact, besides the COVID, हम लोग के डॉक्टर्स बाकी चीजों में भी कभी भी ना नहीं करते हैं और always try to help the patients कि जिस भी तरह से हम उनको हेल्प कर सकें. हम डॉक्टर्स के ईमेल एड्रेस भी शेयर करते हैं, एनआरआई फेडरेशन का ईमेल एड्रेस भी शेयर करते हैं, वेबसाइट भी शेयर करते हैं जहाँ पे आप प्रीवियस लिंक्स देख सकते हैं और आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और हमारे को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो हमारे को लिख सकते हैं ताकि हम आगे डॉक्टर्स को फॉरवर्ड कर सकें. इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं और ये हम एक डिस्क्लेमर रीड करना चाहते हैं कि जो भी डॉक्टर्स चाहे इंडिया या अमेरिका से जुड़े हुए हों और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रोग्राम के, दे आर ओनली डूइंग इट दिस फॉर नॉन प्रॉफिट. कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई पर्सनल गेन का कोई इसमें नहीं है. सिर्फ हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ देश के लिए, और इसमें जो भी जुड़े हुए हैं दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनीथिंग. तो आप जो भी एडवाइस, राय, कंसल्टेंसी ले रहे हैं वो उसके बाद में आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. ये डायग्नोसिस वेब बेस्ड है तो उसमें कुछ इनएक्यूरेसी हो सकती है, पर जस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू सप्लाई, उसके बेस पे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आपको राय दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं. तो इसके आगे आप अपने लोकल डॉक्टर्स, लोकल हॉस्पिटल्स वहां से कंसल्ट करिए. जो भी मेडिसिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही मिल रही है. तो आप प्लीज आगे अपने लोकल जो भी है डॉक्टर्स को, सो भी सीवियर पेशेंट्स को, दे शुड गेट रियली treated from the local doctors. They can take an advice, but they must treat it from the local doctors. तो हम ये करते हैं और इसके साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं. So डॉक्टर सुजाता प्रसाद और डॉक्टर राहुल राय, वेलकम बोथ ऑफ यू. थैंक यू. आज हमारे को बहुत चीजें जानने को मिलेगी क्योंकि आज हमारे साथ एक लोकल डॉक्टर हैं जो काफी लोकल जो सिचुएशन है उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. तो उसके साथ में आप जो भी कॉलर्स हैं आप प्लीज अपना नाम, एज और अपना जो आपके सिम्टम्स हैं, जो मेडिकेशंस हैं, उनको बताना ना भूलें.
प्रोग्राम को हम अपनी टाइमलाइन को शॉर्ट रखें ताकि जो डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड कर सके। और सिमिलर क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आंसर मिल गए हैं तो शायद कोशिश करें कि उनको आंसर से आप भी, यू डोंट हैव टू आस्क अगेन। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पास में काफी लोग बैठे रहते हैं, काफी अगर उनके पास क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए, तो वी कैन इनवाइट यू फर्स्ट। तो आपको, क्योंकि उनके घरों में उनके काफी लोग पेशेंट्स बैठे रहते हैं, तो शायद हम उनको एक्स्ट्रा 10 to 15 मिनट्स देना चाहते हैं ताकि बाकी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल सके। तो प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड। सुजाता प्रसाद जी, दैट्स फॉर यू। सर क्या मैं विक्रम सिंह, मेरी एज 33 है सर। हेलो सर। हाँ बोलिए विक्रम सिंह। सर मेरी एज 33 है और मैं 25-26 अप्रैल से मेरे अंदर सिम्टम आए थे और मैं 5 तारीख को पॉजिटिव हुआ था। उसके उसके बाद में सर मैं 10 मई तक बिल्कुल फिट महसूस करने लगा और 19 मई को मैं नेगेटिव हो गया कोरोना से। लेकिन 2 दिन से मेरे को हल्का फीवर महसूस होता है, 97 से 99.3 तक। पिछले 3 दिन से ये फीवर मैं महसूस कर रहा हूँ। बॉडी टेम्परेचर मेरा लास्ट 99.3 तक पहुंचा है। और ये सर मैं एक कोर्स मेंबर हूँ, ड्यूटी में जूते भीग गए थे मेरे शूज बारिश में गिल्ले होने की वजह से। उसके सेकेंड डे से ही मेरे प्रॉब्लम चालू हो गई। ओके जी। तो एक बार आपका कोविड पॉजिटिव हो गया है तो आपके एंटीबॉडीज हैं, जी मैम। तो आप ऑलरेडी इम्यून हो। और चीज़ें भी हो सकती है इंडिया में, आपका कोई सी भी इन्फेक्शन लग सकता है, तो और चीज़ भी हो सकती है। पर जो कोविड है, एक बार आपको हो गया अभी, तो आपके पास एंटीबॉडीज हैं। समटाइम्स एक और बार लग सकता है, बट यूज अभी तो आपका काफ़ी रीसेंट है। बट आई थिंक यू शुड लुक एट और चीज़ें भी। इफ आपका कोई सिम्टम्स है नहीं है तो यू शुड बी ओके। मैं मेरे अंदर फिलहाल कोविड के और कोई सिस्टम नहीं है। पहले जो मेरी अच्छे से टेस्ट किया आ रहा है, मेरा फीवर जो पहले हाई रहता था अब तो बिल्कुल एक अंदर से फीलिंग होती है कि मेरे फीवर है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो वो जब बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं होते। और मेरे को अंदर से बिल्कुल महसूस होता है, मास्क में गर्म हवा लगती है। जब बॉडी टेम्परेचर चेक करता हूँ तो 97 से 99.3 मेरा लास्ट बॉडी टेम्परेचर रहता है पूरे दिन का। मैं पैरासिटामोल भी ले रहा हूँ फिर भी वही सेम कंडीशन। बट इफ आपका कोविड पहले पॉजिटिव है, आप देख लो। इफ आपका कोई सांस में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मैडम, ना ही मेरा ऑक्सीजन लेवल भी हमेशा 96 से अबोव रहता है। 96 भी कभी कभी आता है। ये कुछ और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इंडिया में और चीज़ें भी है, पेट का कोई प्रॉब्लम है तो टाइफाइड भी हो सकता है। तो आप वहाँ लोकल डॉक्टर को और चीज़ें का भी संभाल के, वेदर ये कोई और बीमारी तो नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। इन द मीन टाइम आप हाइड्रेशन करो। आप प्लीज पानी काफ़ी पियो। ये रिहाइड्रेशन पैक्स है, दाल का पानी है, ये सब चीज़ यूज करो। काफी हाइड्रेशन करो, न्यूट्रिशन रखो। जी मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Next caller, please, for Dr. Rahul Rai. We'll take alternate questions for each doctor. So, Shailesh Shastri, please. और in the meantime, अगर डॉक्टर साहब आपको एक दूसरे के लिए, if you can help the patient in more ways, please you can do that. हाँ जी, हाँ बोलिए, कौन बोल? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है जी सर। सर लास्ट 2 डेज की पहले की बात है, अचानक से ये जो जगह है यहाँ पर जी, यहाँ पर काफी जलन और गले में जो छाले जैसे पड़ जाते हैं ना, वो काफी दर्द गले में, वो सब चीज थोड़ा सा हुआ 2 दिन पहले जी, और अभी जी, भी हल्का हल्का पेन है। और यहाँ रात अजवाइन लिया तो थोड़ा सा आराम मिला।
तो ये दिक्कत कल से काफी ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा सजेस्ट करें। देखिए, ये कोविड के लक्षण तो ऐसे नहीं लग रहे हैं। क्या आपको बुखार या सर्दी खांसी वगैरह कुछ है, या आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है क्या पिछले? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मेरी आवाज, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपका ईयरफोन सही करिए क्योंकि आवाज क्लियर है डॉक्टर साहब की। हाँ शैलेश, तो आपका आपको सुनाई दे रहा है? शैलेश, आपका कनेक्शन वीक है। आई थिंक शैलेश का कनेक्शन वीक है। विल टेक द नेक्स्ट कॉलर इन अ मिनट। तो सुशीला रावत हमारे साथ में है। सुशीला जी, हेलो। बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो, I'll request both doctors to unmute themselves. I've muted rest of the people. तो हाँ जी, प्लीज सुशीला रावत, हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करें अपने आप को। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सुशीला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कर दिया सर। हाँ जी, प्लीज सर, बोलिए। मैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून में चक्राता ब्लॉक है, वहाँ से रिमोट एरिया है काफी हमारा, इधर ब्रासवा गांव। तो गांव में जो इतनी जनसंख्या होती है, पेशेंट होते हैं, और उनको कैसे मैं गांव के जो लोग हैं उनको मैं कैसे कोविड से बचाने के लिए क्या उनको समझा सकती हूँ, किस एक प्री मेंटली वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते सर कि मुझे बुखार है तो कि मुझे कोविड है। तो हाउ कैन आई, मैं उसे कैसे समझा कर प्रिवेंट कर कि गांव में कोविड से कैसे बच सकते हैं, मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं? थोड़ा सा आप जी। तो मैम ऐसा है कि देखिए, इस समय कोरोना की जो महामारी है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे समय में, और आपने ये भी देखा है मैम कि हर एक शहरों के साथ साथ अब गांवों में भी ये कोरोना है, इसका असर देखने को मिल रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ भी मरीज पॉजिटिव आ ही रहे होंगे जिनकी भी टेस्टिंग हो पा रही होगी। यस सर। जी मैम। तो इस समय एक गांव है, वहाँ पे 11 लोग पॉजिटिव। जी मैम। तो ऐसा है कि अगर इस समय किसी को जैसे वायरल बुखार के लक्षण होते थे ना, कि साथ में बुखार है और साथ में सर्दी खांसी है, में भी खांसी है और काफी बॉडी एक है, तो ऐसे लोगों में कोविड के ही चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आपको ये उनको बताना पड़ेगा कि आपको कोविड के लक्षण हो सकते हैं, खासकर अगर उनके घरों में अगर किसी को इस तरह के लक्षण है, या वो ऐसे लोगों से मिले हैं पिछले 14 दिनों के अंदर जिनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है। और कई बार कोविड के लिए अगर सीटी वगैरह स्कैन की भी, अगर छाती के सीटी स्कैन की भी अगर वहाँ व्यवस्था अगर वहां पर हुई हो, और किसी ने अगर सीटी स्कैन कराया उसका कोविड उसमें भी पकड़ में आ सकता है। तो अगर इस तरह के कांटेक्ट की हिस्ट्री हो और किसी को सर्दी खांसी हो और बुखार हो और बदन में दर्द है, तो मैम इसमें कोविड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छी बात यह है मैम कि करीब 85% यानी 85% जो लोग हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ही सिंपल ट्रीटमेंट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसकी तरफ से बड़ी बेसिक आइवरमेक्टिन टैबलेट्स या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स इस तरह की, और साथ में पैरासिटामोल, और साथ में जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है मैम कि ऐसे लोगों को एक तो थोड़ा सा आइसोलेट करना चाहिए। आप अगर उनके घर में अगर उनको इकलौते ऐसे लक्षण है और बाकी लोगों को नहीं है, तो हमें ये सलाह देनी पड़ेगी कि भाई आपको अलग रहना है। और स्पेशली ऐसे लोगों को मैम जो 60 साल से ऊपर हैं, जिनको दूसरी बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, दमा की मरीज या कैंसर की, क्योंकि ऐसे लोगों में बीमारी की सीवियरिटी जो तीव्रता है वो बढ़ने की संभावना मैम ज्यादा है। तो स्पेशली ऐसे लोगों पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आपको उनको आइसोलेट, क्योंकि गाँव में खुला वातावरण रहता है, बड़े बड़े घर हैं, तो मतलब एक अलग से कमरे में वो रहें, और घर का एक स्वस्थ व्यक्ति उनको मास्क लगा के खाना वगैरह दे और वो खुद भी मास्क लगा के रहें, तो उनको आइसोलेट करना चाहिए। इसके बारे में आपको समझाइश देनी पड़ेगी। और दूसरा, आपको उनके सिम्टम्स को मॉनिटर करना पड़ेगा मैम। अगर देखिए आमतौर पर अधिकतर लोगों में तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, आप पैरासिटामोल डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें।
सिर्फ क्रोसिन वगैरह की टैबलेट्स दिए जा सकती है, उनको कफ सिरप है वो दे सकते हैं, भाप वगैरह है वो ले सकते हैं, परंतु ये देखना है मैम कि उनको सांस फूल ना उनकी। अगर मान लीजिए कोई बात कर रहा है आपसे और वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, या अगर हमारे पास ऑक्सीजन का पल्स ऑक्सीमीटर और हम ये पाते हैं कि उनका जो सैचुरेशन है वो 94% से कम है, तो ऐसे लोगों को मैडम आपको फिर लोकल डॉक्टर को दिखाना, और ऐसी जगह पर जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वहां पर हम उनको किसी प्रकार से एडमिट कर सकें, क्योंकि फिर वो सेकंड लेवल का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके। पर मुद्दे की बात है कि आपको उनको ये कहना है कि अगर मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाएं, अच्छे से खाएं पिएं, अच्छे से पानी का सेवन करें, बुखार आने पे क्रोसिन लें और लक्षणों का इलाज करें, तो ये जो कोरोना है ये एक तरह से लाइलाज रहेगा। बस आपको जो हाई रिस्क वाले मरीज हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर एक क्वेश्चन सर, जब अगर किसी को कोविड हो जाता है, उसके रिकवर भी हो गया, तो कितने दिन बाद वो इंजेक्शन वो टीका लगा सकता है? मैम गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो ठीक होने के करीब 3 महीने के बाद उनको टीका लगेगा। पहले ये 4 से 8 सप्ताह होता था, यानी 2 महीने तक होता था, परंतु गवर्नमेंट ने इसको 3 मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो जिनको कोविड हो चुका है वो लोग 3 मंथ्स के बाद टीका लगवाएंगे। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं ऑटोइम्यून डिजीज की खुद ही शिकार हूँ, मुझे ऑटोइम्यून डिजीज, क्या मैं वैक्सीन लगा सकती हूँ? मैम ऑटोइम्यून डिसीज किस प्रकार की, और क्या आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या आपको कोई बॉडी? सर मैंने चॉक्स है मुझे। हाँ CS। तो अच्छा, तो आप उसके लिए सिर्फ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं कि कोई और इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई भी ले रहे हैं? सर स्टेरॉइड्स खाए मैंने पहले बहुत, अभी इस टाइम मैं 2.5 पे हूँ। अच्छा मैम, तो अगर आप सिर्फ प्रेडनिसोन या 2.5 आप ले रहे हैं तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लगा सकते हैं जी। सर ठीक है सर, थैंक यू। तो सुशीला जी, आपने जैसा सुना डॉक्टर साहब को, और ये डॉक्टर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर राहुल राय जिन्होंने आपको ये गाइडेंस दी है। बेसिकली ये लोकल गाइडेंस है इंडिया के लेवल पे जो उन्होंने बताया कि, और वो मेरे ख्याल से काफी वैल्यूएबल है। उनको गवर्नमेंट नॉर्म मालूम है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है और कैसे क्या है, और उसके बाद में भी हम अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ अमेरिका से भी एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, वो भी डॉक्टर सुजाता प्रसाद आपको गाइडेंस कर रहे हैं। तो आप ईमेल पे और किसी भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब अपना ईमेल, अपना आप चाहें तो अपना ईमेल अपना चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है सर, स्वराज रावत जी हैं, इनके माध्यम से मैं आपसे जुड़ी हूँ सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और आप कोशिश करिए, हम चाहते हैं आप जल्दी स्वस्थ हो, और आप कोशिश करिए बाकी जो भी इसको अवेयर हो सके, जान सके कि कोविड में कोई मेजर, जैसे हम लोग पिछले काफी सेशंस में कि आपको कोई मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है, ये वायरल है, और उसको वायरस को बीट करने के लिए आपको एक टाइम देना पड़ता है। उसको बैक्टीरिया की मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है आपको। जो एंटीबायोटिक्स आप लेते हो बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहा है, वायरस को ट्रीट नहीं कर रहा है। तो आप कोशिश, जो लोग एंटीबायोटिक्स लेके सोच रहे हैं कि हम कोविड से बाहर निकल जाएंगे, वो गलत थ्योरी है। और उनको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। ऑक्सीजन बराबर है, जैसे उन्होंने बोला कि वो काफ नहीं रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब तक वो ठीक है। और अगर उनको कोविड के सिम्टम्स हैं तो उनको अपने को 15 दिन आइसोलेट कर देना है। मास्क पहनना जरूरी है, और सोसाइटी से थोड़ा अपने आप को अलग रखना पड़ेगा ताकि वो और दूसरों को नहीं फैलाए। और 15 दिन एक बार वो जब आइसोलेट हो जाते हैं, मास्क पहनते हैं, और एक अपनी इम्यूनिटी उनकी वापस 5-7 दिन बाद में रिकवरी शुरू होती है, और वो 15 दिन से 2-4 वीक तक चल सकता है। उसमें टेस्ट चेंज हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, और 100+ फीवर हो, और तो आपको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। ये काफी सारी चीजें हैं जो पिछले काफी सेशंस में डॉक्टर साहब ने हमेशा रेगुलर एडवाइस करते गए हैं। एक और चीज है, आप ज्यादा टेस्ट, इंडिया में फैसिलिटीज के प्रॉब्लम्स हैं, तो टेस्टिंग और ये सब, तो सिस्टम को आप जितना कम, क्योंकि ये सेल्फ डायग्नोसिस करके सेल्फ ट्रीटमेंट का हो सकता है ज्यादातर। तो आप अगर सिस्टम में प्रेशर नहीं डालेंगे, और लोग बाग सिस्टम में प्रेशर नहीं डालेंगे, तो उसका भी फायदा होगा। क्योंकि हम सिस्टम को एक्सेस यूज कर रहे हैं, इसके लिए इंडिया में प्रॉब्लम्स और शॉर्टेजेस बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम का एक्सेस यूज हो रहा है।
एक्चुअली यूज की जगह मिस यूज हो सर रहा है। हाँ जी। दीपक जी सर ब्लैक फंगस के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा कि ये क्यों आ रहा है हमारे देश में कोविड पेशेंट के अंदर? ब्लैक फंगस का सुशीला जी हम अभी सेशन में कंटिन्यू कोई ना कोई चलता रहेगा, तो लेट मी टेक अनदर कॉलर। आप चालू रहिए, विल गिव यू मोर टाइम अगेन। हाँ जी, तो आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हाँ जी। जी सर नमस्कार। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, तो आप हाँ सर, ये मेरा मम्मी है सर। हाँ जी। जी, तो इनका सर पॉजिटिव था, आज 8 दिन हो गया सर, तो नेगेटिव आज हो गया है, लेकिन सर सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है इनको। तो इनका ऑक्सीजन लेवल कितना है? ऑक्सीजन लेवल मैडम 99 है अभी। तो और बिना ऑक्सीजन के कितना है? बिना ऑक्सीजन का मैडम 88 या 89 के समथिंग रहता है, 90 मान के चलिए। ठीक है। और इनका जब अब 10 दिन हो गए हैं इनको ऑक्सीजन लेके, ये और जब ऑक्सीजन शुरू करा था, ये जब शुरू होता है ना मैम, तो इनका जब ये निकलती है तो ऑक्सीजन लेवल इनका जो है, मतलब थोड़ा सा भी खोल देगी तो 5 मिनट तक 10 मिनट तक अब रहता है, लेकिन फिर ये इनको थोड़ा दिक्कत होने लगता है मैम। तो ये उनका सीटी स्कैन में क्या दिखाई दिया था? उन्होंने सीटी सीटी करा था? यस मैम, सीटी स्कैन करवाया था, तो उसमें 18% इसका डैमेज बताया था। 18%? यस मैम। उनका बुखार कम हो और उनको स्टेरॉइड्स भी मिल रहे हैं? हाँ, अब इनका बुखार भी कम हो गया मैम। बुखार ठीक है, शायद वो बेटर हो रही है, धीरे धीरे बेटर हो रही है। एक चीज और इम्पोर्टेंट, जो इनका ट्यूबिंग है ना, जो आप मास्क यूज कर रहे हो ना, उसको साफ रखना चाहिए, बिकॉज ये हम लोग देख रहे हैं जो अभी ये आपको जो फंगल इन्फेक्शन नहीं आ रहे हैं, बट जो मास्क वो साफ रखो, जो एंड देन हर एक दिन साफ करके रख दो। यस मैम, नहीं हम लोग को 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन यूज करते हैं मैम, फिर हम लोग न्यू ले लेते हैं मास्क को। ठीक है, अच्छी बात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है वो बेटर ही हो रही है, हम देख रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, 99% चल रहा है। तो आप Yes, कितने ma'am. लीटर कर रहे हो? क्या मैम? कितने लीटर्स का ऑक्सीजन है अभी? ये ऑक्सीजन लेवल ये है मैम। लीटर्स कितने आ रहे हैं, कितना ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? ऑक्सीजन अभी 13 या 14 में इसको दे रहे हैं मैम, थोड़ा कम किए हैं। तो धीरे धीरे कम करो, जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके साथ गाइडेंस करते रहो, धीरे धीरे कम है, बट ये इम्प्रूव कर रही हैं, उनका फीवर कम हो गया है, ऑक्सीजन लेवल बेटर है, धीरे धीरे अपने आप, टाइम लगेगा बट इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव हो रही है ना मैम, तो हाँ। इनका जो 18% जो डैमेज है मैम, उससे कोई दिक्कत नहीं ना होगा इनको? वो तो अभी दिक्कत, धीरे धीरे उनका लंग्स इम्प्रूव करेंगे। हम लोग जब यूज करते सब लंग्स को यूज नहीं करते हैं, हम लोग ओनली सर्टेन परसेंटेज को यूज करते हैं। उसके बाद जब बाद में जब बेटर हो जाएंगी और अपने आप धीरे धीरे आप पूरा वैसे प्राणायाम करो, ये पूरा लंग्स का यूज करो, फिर उसमें बेटर होंगे। यस मैम, बट आप ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हैं ना और मैम? मुझे दिख रहा है that she's actually looks better। जी मैम। तो काफी मॉडरेट केस है उनका। जी। खाना पीना ठीक करते हैं? हाँ, खाना पीना मैम इसको रोटी दे रहे हैं और बॉयल भी दे रहे हैं सिजा के, और विटामिन सी वाला जो है वो सब भी दे रहे हैं। और ये चिकन उकन ये सब तो इनको नहीं चाहिए ना सर, ये सब नहीं नहीं, उसको जरूरत नहीं है, हाइड्रेशन चाहिए, जो पानी बहुत जरूरी है पीना। हाँ। आप लोग एक जूस पी सकते हो, दाल का पानी, उसमें प्रोटीन होती है, तो ये सब चीज बहुत इम्पोर्टेंट, जो लोकल चीजें हैं वो, जो और फल वल खा सकते, जो उनको पसंद है उनको देते रहो। चिकन विकन जरूरत नहीं है। यही है मम्मी मेरा। हाँ जी। नमस्ते अजीत, हम लोग रोज इस यहीं पे सेम टाइम पे जुड़ते हैं, तो आप अपने कंडीशंस वापस डॉक्टर साहब से कल शेयर कर सकते हैं। आपकी मम्मी ठीक कर रहे हैं,
तो Yes. आप ज्यादा फिक्र नहीं करिए। और जी। जैसा देख रहे हैं कि शी इज फाइन, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए और वो Yes. जल्दी ठीक हो जाएंगे। और Yes. कोई क्वेश्चन हो तो आप कल वापस जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या बाद में बात कर सकते हैं। विल टेक अ नेक्स्ट कॉलर, ऋषि ओसवाल प्लीज। ओके सर। मम्मी बोल रहा है सर सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। कितनी गोल किए ना तो फेफड़ा में थोड़ा सा दागी हुआ। आपको सांस में तकलीफ तो होगी, जी सर। परंतु आप धीरे धीरे आप इम्प्रूव करती रहेगी। आपके पास if जरूरत है इनहेलर भी यूज कर सकते हो। यस आपके मैम। पास इनहेलर होएगा यस मैम। तो उसको भी यूज कर सकते हो। इसको मतलब मैम विटामिन चीज अब देना होगा ना इनको ज्यादातर। तो विटामिन तो कम देख रहे खा रही है, विटामिन सी ले सकते हो, जिंक कर सकते हो, ये कोई इसमें कोई खराबी नहीं होगी। और इनका शुगर थोड़ा मैम 400 है, कोई दिक्कत नहीं वो ना? तो बहुत करेक्ट करना है उनको। कोई डायबिटीज का तो इलाज हो रहा है? हाँ उसका पहले से भी कुछ बीमारी था मैम, पहले से उसका। शुगर काफी ऊंची, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ऊंचा है शुगर लेवल। कुछ दवा ले रही है? हाँ कभी कभी लो होती है मैम, कभी कभी लो होता है, लेकिन नहीं फिर तो 400 बहुत ऊंचा है शुगर का लेवल। यस मैम। तो कौन सी दवा, शुगर की कौन सी दवा ले रही है? ये शुगर का मैम पेट में सुई देती है, यहाँ पर सुई। इंसुलिन कितना है? इनका कौन कभी सी सुई देती है? कौन ये सी दवा की सुई? सुई जो है ना मैम, इनका कभी 25 यूनिट का देता है, कभी 20 यूनिट का देता है शुगर का। तो इनको पहले तो इनका शुगर लेवल बहुत ऊंचा है, 400 तो बहुत ऊंचा है। तो इनका इंसुलिन आपको 3 बार देखना होगा शुगर, एटलीस्ट 3 और 4 बार, सुबह को और खाने के पहले जो भी है, और रात को 4 बार इनका शुगर देखना होगा। और उनका एक इंसुलिन स्केल होता है, तो जब भी उनका शुगर ऊंचा होएगा उनको इंसुलिन देना। उनके पास कोई डॉक्टर है जो डायबिटीज करता है? डायबिटीज तो डॉक्टर तो यहाँ पे नहीं है मैम। अजीत हमारे पास डॉक्टर राहुल राय भी हैं जो जयपुर से जुड़े हुए हैं, जो लोकल डॉक्टर हैं इंडिया में। तो हम उनका ईमेल आपके साथ शेयर कर लेंगे, और आप उनका ईमेल पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फोन नंबर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको रेगुलर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो कोई भी चीज आपको जरूरत है तो बहुत इम्पोर्टेंट। और ये फल जरूरत नहीं है आपको, पानी और हाइड्रेशन एटलीस्ट आपको 3-4 लीटर पानी पीना पड़ेगा इनको, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 4 बार आप शुगर देखो और उनको इंसुलिन देना। यस मैम। ठीक है, यस हम मैम। कल मिलेंगे। हाँ जी। तो ऋषि ओसवाल प्लीज। सर मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र से 5 क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी। उन लोगों का कहना है कि सर जो औषधि हवन जो अभी भारत में चल रहा है करके, मतलब वातावरण शुद्ध होता है उससे बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है, ये क्वेश्चन था मैम मेरा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप थोड़ा सा फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप ऋषि आप क्लियर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जो औषधि हवन चल रहा है अभी भारत में, क्या चल रहा है? कर रहे हैं उससे वातावरण शुद्ध हो रहा है। औषधि हवन कर रहे हैं, पार्टी मुक्त हो जाएगा। जितना डैमेज है उतना। हाँ जी बोलिए। ऋषि आपका आवाज क्लियर नहीं है, आपका क्लियर नहीं है। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ आ रहा है, बोलिए। सर हमारे खंडवा साइड में अभी औषधि हवन चल रहा है, मतलब जो वातावरण में शुद्ध होगा, मतलब बैक्टीरिया मुक्त होगा, वो सही है गलत है सर? देखिए ये औषधि हवन की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरे विचार से तो बहुत कोई ऐसा साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो बस ये हमें
ध्यान रखना है कि कोई मरीज है जिसको अगर कोविड है और जिसको सांस वगैरह लेने में तकलीफ है, तो इस तरह के जो वातावरण से तो उनको थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर धुआं वगैरह भी होगा और उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अदरवाइज अगर खुले वातावरण में हवन कर रहे हैं तो उससे मतलब फायदा कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु ऐसे नुकसान की संभावना नहीं है। नहीं। और सर सेकंड क्वेश्चन है कि भाप दिन में कितने बार लेना है? भाप कम से कम 2 बार तो लेना है। भाप कम से कम 2 बार तो लेना ही चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम। अगर बीच में भी नाक वगैरह थोड़ी सी ऐसी बंद रख गई है तो दिन में 1-2 बार और भी ले सकते हैं, परंतु मॉर्निंग और इवनिंग में भाप लेना चाहिए। पर ऐसा भी ना हो इतना ज्यादा गर्म भी या इतना देर तक भी नहीं लेना चाहिए कि आपका जो नाक के अंदर का जो पैसेज है वो बर्न हो जाए। तो उतना ही लेना जितना टॉलरेट करें, और सुबह शाम ले तो वो काफी सफिशिएंट है। और सर थर्ड क्वेश्चन है कि वैक्सीन का अलग अलग डोज अगर लग जाता है तो हमारी बॉडी क्या करेगा? वैक्सीन का अलग अलग डोज कोविशील्ड और वैक्सीन का अलग अलग डोज लग जाता है। देखिए अभी तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? जो भी वैक्सीन दी जाती है उसी वैक्सीन को दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, ना ही कभी कोई टेस्टिंग जिस आधार पे ये वैक्सीन डेवलप की गई थी उसमें अभी इसका कोई आधार नहीं है कि अगर आपने पहले एक वैक्सीन ली है तो आपको अगली बार दूसरी वैक्सीन लेनी होगी। ठीक है, आपको सेम ही वैक्सीन दोबारा लेनी है, ये बात पक्की है। और जो कोरोना पॉजिटिव है घर पे है उसको अगर ब्लैक फंगस हो जाता है तो कैसा पता करेगा सर? ये भी एक क्वेश्चन था मेरा, ग्रामीण क्षेत्र से आया था। अब क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट। कोरोना पॉजिटिव है, हाँ कोरोना पेशेंट है, वो घर पे है, आइसोलेशन में है, तो अगर उसको ब्लैक फंगस होता है तो कैसे पता करेगा? और अगर ब्लैक फंगस होता है तो कैसा पता करेगा? अच्छा देखिए ऐसा है कि सिम्टम्स क्या होंगे? जी अच्छा, लक्षण तो ऐसा है कि देखिए ब्लैक फंगस है आमतौर पे ये नाक से ही प्रवेश करता है और नाक के अंदर जो साइनसेस हैं उसके अंदर रहता है। तो अगर मान लीजिए जिसको पहले कभी कोविड के दौरान भी नाक वैसी बंद नहीं है, अगर कोई नई चीज डेवलप हो रही है कि नाक बंद हो रही है या नाक से अगर मवाद आ रहा है या काले रंग का या लाल कलर का नाक से जो स्त्राव हो रहा है, जो सिक्रीशंस आ रहे हैं, या फिर अगर चेहरे पे स्वेलिंग है या फिर आंखों में स्वेलिंग आ रही है, तो अगर इस तरह के कुछ लक्षण है तो फिर म्यूकोर के बारे में सोचना चाहिए। परंतु ये भी चीज है कि इसके लिए अननेसेसरी अनावश्यक रूप से पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों में ये जो फंगस है ये नहीं होता। आमतौर पर ये उन्हीं में होगा जिनको या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या उनकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कम है, और या फिर जिनकी हाइजीन बहुत पुअर है या जिन्होंने ऑक्सीजन वगैरह ली है जो कि आमतौर पे हॉस्पिटल पे लेते हैं और वो कंटामिनेटेड है, या घर पे भी सिलेंडर ले रहे हैं और जिस पानी या जिस ह्यूमिडिफायर के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है अगर उसमें वो जीवाणु है, अगर आपने उसको अच्छे से साफ नहीं किया, सूखा नहीं रखा है, तब हो सकता है। तो आमतौर पर ऐसा लोगों में नहीं होगा। हजार लोग हैं जो घरों में आइसोलेशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर लक्षण नहीं होते। आपको बता दिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। ऋषि जैसा डॉक्टर साहब ने बोला है, ये इस ब्लैक फंगस की इंफॉर्मेशन बाकी सब लोगों को भी काफी यूजफुल हो सकती है, तो आप प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लैक फंगस का जो अभी क्वेश्चन किया था सुशीला जी, आपको भी उसका आई थिंक रिप्लाई मिल गया है कि ब्लैक फंगस क्या चीज होता है और उससे कैसे प्रिवेंशन होता है। और ये जनरल में जो माइंडसेट हो गया है कि ब्लैक फंगस सबको हो जाएगा जैसे कोविड सबको हो गया, वो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आप हर चीज को ध्यान रखिए तो आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं इजीली। स्वराज सिंह जी प्लीज हैंड नेक्स्ट। हेलो मॉर्निंग जी। हाँ स्वराज जी, हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सुजाता, गुड मॉर्निंग राहुल सर और गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्ते। पहला मेरे 3 सवाल है। पहला मैम मैं सुजाता मैम से करना चाहूंगा कि कल नाइट को मेरे साथ एक इंसिडेंट फेस करा मैंने। एक पेशेंट था जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 के आसपास था और उसको ऑक्सीजन की नीड थी। हालांकि हमने उन्हें हार्ड एंड फास्ट उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा दिया, मगर अगर ऐसी कंडीशन में किसी हॉस्पिटल में ऐसा सीवियर पेशेंट आता है तो उसको इंस्टेंट मेडिसिन क्या लगनी चाहिए? सबसे पहली जो ट्रीटमेंट होना चाहिए। काफी उनका सीवियर ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% है तो आप हॉस्पिटल ले जाओ, उनको प्रोटोकॉल होता है
तो वो लोग शुरू कर लेंगे, पहले वो लोग ब्लड टेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, बिकॉज काफ़ी सीवियर, तो उनको डेफिनेटली इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। प्लीज अजीत। यस सर। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, ये क्या नाम है, राहुल सर से। सर ये हमारे इंडिया में जो आप राजस्थान में डॉक्टर है, तो सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर रहा हूँ, ये कि मैंने पहले भी सवाल काफी करे यूएस में डॉक्टर से, वो ये कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स और रेमडेसिविर को की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, 5 डोज इनफ होते हैं, मगर इंडिया में इतना चलन हैवी है कि 7, 8, 9, 10 तक जा रहा है, और एंटीबायोटिक्स 3, 4 लगती है। इसमें मतलब ये इंडिया में जीन्स अलग होते हैं या मतलब सर क्या है, मतलब ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जीन का तो उसमें ऐसा कोई बहुत रोल नहीं है। मेन ये है कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो एक निर्धारित प्रोटोकॉल से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इंडिया की भी गाइडलाइंस वही है जो यूएस में गाइडलाइन है। रेमडेसिविर देखिए कोई एक 100% लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, उसका एक इंडिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मरीज जिसको शुरुआत के 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर अगर मान लीजिए उसका ऑक्सीजन लेवल, एक्चुअली जो रेमडेसिविर है वो एक वायरस को खत्म करने की या कम करने की दवाई है, और आपके शरीर में जो शुरू में जो पहले 8-10 दिन में वायरस ही ज्यादा मात्रा में रहता है, उसके बाद वो वायरस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन उसके कारण जो बॉडी में ओवर इम्यूनिटी आती है उससे डैमेज होता है। तो शुरू में ही रेमडेसिविर दी जाती है और 5 दिन से लेकर 6-7 दिन तक दी जाती है, डिपेंडिंग कि कैसा रिस्पॉन्स है। और जहां तक एंटीबायोटिक का सवाल है, क्योंकि ये तो वायरस है, तो एंटीबायोटिक उन्हीं लोगों में मतलब प्रिस्क्राइब की जाती है जिसमें ये एविडेंस मिलता है कि इनको, जैसे हम जानते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है कोविड में, स्टेरॉइड्स भी आप दे रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर लगता है और उसका हमें कोई अगर एक एविडेंस मिलता है तो ही एंटीबायोटिक्स का रोल है, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। और रेमडेसिविर भी बहुत ही एक लिमिटेड सेटिंग में दी जाती है, और आजकल तो वो भी मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ऐसे ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो उसका मिसयूज आप देखेंगे कि आजकल कम हो रहा है। नहीं, एक्सेस सर एक्स्ट्रा डोज लगने पे क्या इसके नेगेटिव सिम्टम्स है सर, इस पे जरा थोड़ा रोशनी डालिए। एंटीबायोटिक्स का तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लगना चाहिए, ठीक है ना। और जहां तक रेमडेसिविर का सवाल है, 5 दिन तक तो उसका रिकमेंडेड डोजेस है, पर मान लीजिए अगर किसी को उसके बाद भी फीवर आ रहा और हमें ऐसा लग रहा है कि उसके वायरस, उसके शरीर में अभी भी वायरस होगा, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। परंतु जो साइड इफेक्ट अगर 5 दिन में होंगे वही साइड इफेक्ट 7 दिन में भी हो सकते हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि अगर 7 दिन दे दिया तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो रेमडेसिविर जब भी दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स, जो भी नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं, उनका मॉनिटरिंग की जाती है, और वही मॉनिटरिंग अगर 7 दिन दे रहे हैं तो भी मॉनिटरिंग की जाएगी। ओके ओके सर, अभी एक पेशेंट अजीत जी थे, उन्होंने बताया था कि उनकी मदर, सुजाता मैम भी सुन रही थी, उन्हें गाइड सुजाता मैम कर रही थी, तो ये 8 दिन में कैसे नेगेटिव हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? देखिए आमतौर पे तो 8 दिन में टेस्ट आजकल कराने का मतलब रिवाज ही नहीं है, अननेसेसरी, जैसे दीपक जी कह रहे थे कि अननेसेसरी ये गवर्नमेंट पे ओवरबर्डन ही एक तरह से रहता है, तो 8 दिन में ऐसे कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। और देखिए 30% लोगों में ये फॉल्सली नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए सिम्टम्स ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव का बहुत ज्यादा शुरुआत में ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि अगर होगा उसके बाद भी आपको ये भी पता होगा कि कई लोगों के सीटी स्कैन में पूरे कोविड के लक्षण है लेकिन आरटीपीसीआर नहीं आ रहा है, घर में सबको पॉजिटिव है लेकिन आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, लेकिन घर में किसी एक को नहीं है जिसको कोविड के लक्षण है। तो ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, इसीलिए जो पेशेंट का जो खुद का जो क्लिनिकल स्टेटस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, जैसा अमेरिका में हमारे डॉक्टर सुजाता प्रसाद जी बोलेंगे, तो जैसा अमेरिका में है कि एक बार पॉजिटिव आने के बाद में, उसके बाद में बेसिकली डॉक्टर्स भी एडवाइस नहीं करते कि आप दोबारा टेस्ट लीजिए, बिल्कुल 15 दिन 20 दिन तक दोबारा टेस्ट लीजिए। पर इंडिया में क्या है कि लोगों को है कि मेरे को जॉब के लिए नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए वो बार बार जाके टेस्ट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। आई थिंक कुछ सिस्टम ऐसा या कुछ एक डायग्नोस्टिक एक गाइडलाइंस बननी चाहिए, जो आप भी लिख सकते हैं और हम भी गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हम लोग यूजुअली काफी करते हैं कि अगर जो एक पॉजिटिव आ गया है तो 3 वीक तक 4 वीक तक उसको टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि वो पॉजिटिव रह सकता है 3-4 वीक तक। और एक बार कोविड हो गया 15 दिन तक वो ठीक है, तो ही इज बेसिकली
गेटिंग आउट एंड रिकवरी स्टेज पे है, तो उसमें उसको ज्यादा चिंता फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसका ऑक्सीजन लेवल बराबर है, रिकवरिंग, एवरीथिंग इज फाइन, तो उसमें उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो ज्यादा, कई बार होता है टेंशन आप खुद भी लेते हो और अपने फैमिली मेंबर्स को देते हो और बाकी लोगों को देते हो और वापस स्प्रेड आउट करते रहते हो, तो उससे लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। उससे वो एनवायरनमेंट में फिर वो बाकी लोग भी उस एनवायरनमेंट, उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें बस दीपक जी मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस इंडिया में सेम है कि दोबारा टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पेशेंट के लक्षण ठीक हो जाते हैं, बुखार ठीक हो जाता है, ऑक्सीजन उसकी ठीक हो जाती है, तो 10वें दिन के बाद उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है बिना टेस्टिंग कराए। अगर मान लीजिए किसी को फ्लाइट का रिक्वायरमेंट है या किसी के जॉब में ये इम्पोर्टेंट है कि उसका नेगेटिव होना चाहिए, मान लीजिए वो डॉक्टर है और वो दूसरों कर रहा है, तो वो डिपेंड है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स की क्या खुद की पॉलिसी है। पर जहां तक गवर्नमेंट गाइडलाइन का सवाल है तो दोबारा टेस्टिंग कराने के लिए जरूरत नहीं है अधिकांश केसेस में। आई थिंक ये मोस्टली जॉब में हो रहा है, जैसा हम सुन रहे हैं कि लोगों को अपने जॉब में चाहिए कि नेगेटिव रिपोर्ट, उसको नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी उनको जॉब में एंटर करना, वो वर्क करने दिया जाता है। तो सिमिलर सिचुएशन हम लोग यूएस में क्या करते हैं, जो जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया उसको जॉब का रिक्वायरमेंट होता है, जो डॉक्टर नोट्स लिख देते हैं दैट आप क्वारंटीन हो गए और 14 दिन तक आप लौट सकते हो और आपका टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो यूजुअली जॉब्स विल एक्सेप्ट दैट। हाँ, तो शायद इंडिया में भी अगर मेरे ख्याल से ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो जाए तो इट कुड हेल्प, ताकि लोगों को अपना वो नहीं है कि उनको जॉब में नहीं जा पा रहे हैं 15 दिन तक और उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है और वो अपना जो भी है डेली रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो एनीवे, नेक्स्ट फॉर अभिनव सिंह। अभी हमारे पास हैंड रेज है अभिनव सिंह, ट्यूलिप, आई सी निकित सिन्हा, ऋषि ओसवाल, आशीष उपाध्याय, सोहन भाई ग्रासिया, धनवीर ग्रासिया, तो और बाकी लोग हैं, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो विल टेक वन बाय वन। अभिनव सिंह प्लीज। सर, मेरे पेरेंट्स को कोविशील्ड का सेकंड डोज लिए 28 डेज हो चुका है और सर आफ्टर 20 डेज मेरे फादर को कॉन्स्टिपेशन हुआ था, वो कोमॉर्बिड है सर। आज उनकी CRP 18 mg पर लीटर आई है, तो सर इस पे मुझे सजेशन चाहिए था डॉक्टर साहब से। CRP क्या हुआ? 18 mg पर लीटर आई है मैम, ब्लड टेस्ट कराया। तो आपने CRP क्यों करवाया? मैम बिकॉज 20 डेज बाद उन्हें कॉन्स्टिपेशन आया था एक दिन और हल्का फीवरिश फील हुआ था, तो आई थॉट कि उसमें वरी नहीं करना, इनको वैक्सीनेशन हो गया, माइल्ड सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन यूजुअली नहीं होता है, डायरिया ज्यादा होता है जिसके पास कोविड होता है। GI जो आपका बाथरूम से ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, तो आप वरी मत करो। और चीज भी हो सकती है, बट आप ब्लड टेस्ट और ये सब टेस्ट मत करवाइए, सिम्टम पर जाइए। Okay, ma'am, I was worried because he's high risk. He's comorbid with diabetes, hypertension, and cardiac. तो उनका और चीज तो कंट्रोल, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर ठीक है? मैम, his HbA1c is 7.8. वो ठीक है। I mean, जरा लोअर होना था, it should be less than 7, जितना आप कर सकते हो 7, but again I'm not, ये कोविड के कारण नहीं है, और चीज भी हो सकती है। Thank you. हेलो, नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, चलिए बोलिए। मेरा नाम हेलो सर। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर I'm audible? हाँ, ये सर ऑडिबल। सर मैं मेरे मदर के बारे में पूछना चाहता हूँ। उन्होंने 1 मई को वैक्सीनेशन किया, फर्स्ट डोज। तो सर उनको 5 दिन बाद 5 तारीख के आसपास उनको फीवर आया, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया CRP, विडाल एंड CBC, तो उसमें उसका CRP 13 था। फिर 7 डेज का एंटीबायोटिक का डोज दिया गया, आइवरमेक्टिन वगैरह सब था, विटामिन जिंक वगैरह सब। तो उसके बाद में भी टेस्ट किया CRP, तो उसके बाद में फिर ये किया RT-PCR, देन RT-PCR नेक्स्ट डे पॉजिटिव आया। उसके 7 डेज बाद फिर से CRP टेस्ट किया, तो वो 15 था। तो डॉक्टर ने फिर एंटीवायरल ड्रग सजेस्ट किए, फेविफ्लू, तो उसका भी 5 दिन का कोर्स खत्म होने के बाद फिर से CRP किया, तो वो 18 आ रहा है।
और उनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा है, तो सर उसके लिए क्या एडवाइस हो सकता है कि सीआरपी क्यों नहीं कम हो रहा है? ये बताइए कितने दिन हो गया उनको जो ये फीवर आया था और जिस समय ये 16 डेज हो गया सर, 16-17 डेज। 16-17 डेज। तो क्या उनको कुछ ऑक्सीजन कुछ सैचुरेशन ठीक चल रहा है नहीं उनको? सर, वो तो 98-97 चल रहा है। अच्छा, और उनको कुछ बुखार आ रहा है क्या? नहीं सर, बुखार बस 2 दिन आया था। अच्छा, उनको 5 and 6 के आसपास। अच्छा, उनको किसी और तरीके के शारीरिक लक्षण है क्या, कोई सिम्टम्स हैं क्या? नहीं सर, बस कफ था तो वो भी हार्डली 10% बचा है, पहले जितना था मतलब अच्छा, नहीं के बराबर ही। ठीक है। तो देखिए, आपको बहुत सीआरपी पे ही पूरा फोकस नहीं करना है। तो जैसा मैं देख रहा हूँ, आपने मुझे बताया सिम्टम्स वगैरह की वो एक तरह से पूरी तरह से ठीक है। बुखार नहीं है, उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं है। तो इतना सीआरपी करा के, जैसा हमेशा भी देखिए डिस्कस हुआ कि अननेसेसरी टेस्ट आपको कंफ्यूजन करते हैं, आपने इतनी बार टेस्ट करा लिया परंतु नतीजा कुछ नहीं है। तो सीआरपी तो किसी तरह के भी, अगर मान लीजिए पोस्ट कोविड है या फिर कुछ बॉडी में कहीं भी अगर कुछ स्वेलिंग है तो वो बढ़ जाता है, कई बार वो बिना किसी कारण के भी बढ़ जाता है। तो उसको बहुत उस पर फोकस होने की जरूरत नहीं है। अगर वो उनके बाकी सारे लक्षण ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं और 14-15 दिन भी उनको निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि सीआरपी पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर उनको दोबारा कुछ लक्षण आते हैं तो फिर आप लोकल डॉक्टर से सलाह लें, अदरवाइज ऐसा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन हर टेस्ट में मतलब इंक्रीज क्यों आ रहा है उनका लेवल, मतलब 13 था फिर 15-18? आप देखिए, बहुत सारा लैब की इनएक्यूरेसी भी रहती है, और आप जहां तक बता रहे हैं कि फीवर आए हुए 14-15 दिन से ऊपर हो गया, उनको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको मेरे को लगता है कि उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुजाता ऑल्सो कैन कमेंट ऑन दिस। हाँ, तो ये आप सीआरपी मत टेस्ट करवाइए। सीआरपी बहुत चीजें से ऊंचा हो सकता है। मैम सीआरपी कितना बड़ा रोल प्ले करता है कोरोना पॉजिटिव इंडिकेशन देने में? पॉजिटिव होता है, गाइडलाइंस होती है जब हम लोग देखते हैं वेदर तुम आप मॉडरेट केस हो, ये तो मॉडरेट केस भी नहीं है, तो वी यूज इट फॉर गाइडलाइंस ट्रीटमेंट के कारण। जैसे इफ यू हैव टू गिव टोलिजुमैब, वो ये दवा है उनके लिए होता है, ये रूटीन टेस्ट में हम लोग नहीं करते हैं। इफ उनका सिम्टम्स बेटर है, उनका ऑक्सीजन ठीक है, बुखार नहीं है, 14 दिन हो गए हैं, सब चीज बंद कर दीजिए, अब खाना पीना ठीक से अपना शुरू करिए, लाइफ चलिए, और फिर उसके बाद और चीजें का 1 महीने के बाद आप सीआरपी कर सकते हो, बट और चीज का होएगा और कोविड का नहीं होएगा। हमने आरए फैक्टर भी टेस्ट किया बट वो भी नॉर्मल है। तो ये बहुत चीजें होती हैं। अमी ये तो हम तो शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, पर ये आप जो हम लोग टॉक कर रहे हैं कोविड के कारण, आप ये एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स ये सब बंद कर दीजिए। आपका 14 दिन हो गया, उनका फीवर कम है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, सांस भी काफी खत्म हो गया है, तो उसको फॉलो बाद में कर लीजिए। मैम और एक क्वेश्चन था, जैसे डॉक्टर राइट का ब्लड टेस्ट वो ठीक है, आपको फॉलो करिए, बट अभी कोविड के कारण और चीज भी हो सकती है। हेलो, हाँ मैम और एक क्वेश्चन था मैम। एक्चुअली मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक वैक्सीनेशन का सेंटर लगा था एक दिन के लिए। उसमें 150 लोगों ने वैक्सीनेशन किया, तो उसमें से 50-60 लोग पॉजिटिव आए और उनमें से 5 or 6 की डेथ भी हो गई। तो मैम उसके लिए कैसा, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? जिन्होंने वैक्सीन लिया 150 में से 50-60 पॉजिटिव आए। ठीक है, वो बाद में टेस्ट करवाया? हाँ मैम, वैक्सीनेशन के बाद कोविड ये जो आपके एक वैक्सीन से होएगा उसमें पूरी इम्यूनिटी नहीं आती है। इवन आप दोनों वैक्सीन लगाओगे उसमें भी about 70-80% तो कोविड हो सकता है। जब किसी को कोविड हो गया है तो उनको आइसोलेट कर दो प्लीज। बट मैम वैक्सीनेशन के बाद में एकदम से जस्ट आफ्टर 3 or 5 days they started getting symptoms because उनका पहले से एक्सपोजर हो गया है, उसमें कोई वैक्सीन के कारण नहीं था। वही मैम, अभी नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ा है। जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जो हम लोग वायरल का टेस्ट करते हैं वो आरपीटीसी है। जो हम लोग जब आप वैक्सीनेशन करते हो, इफ आप एंटीबॉडी, हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं, जो इफ आपको वो एंटीबॉडी अलग टेस्ट होता है। ओके मैम। तो मे बी उनको इसमें डॉक्टर साहब आप राहुल
राहुल जी, आपको क्या कहना है इसमें? अरविंद जैसे ये बता रहे हैं कि 150 लोगों में से 50 लोगों को कोविड उसमें डिटेक्ट हुआ है, तो शायद वैक्सीन के पीछे वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है वो, जैसा हम सुन रहे हैं वो वैक्सीन की वजह से, पर उससे वो आई थिंक डॉक्टर साहब बता पाएंगे जैसे प्लीज। देखिए ऐसा है कि देखिए बीच में तो देखिए आपको पता है कि हिंदुस्तान में कितने ज्यादा कोविड के केसेस आए और हर एक घर में आप देखिए कि कोई ना कोई इन्फेक्ट हो रहा है। और आप देखिए अगर आपके कितने रिश्तेदार होंगे और कितने जानने वाले होंगे जितने लोगों को ये पॉजिटिव है, तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए जब भी वैक्सीन लगी होगी तो ऐसा है कि जब भी उनको बुखार है उसके 14-15 दिन के पहले अवश्य वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी केस ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बाद कोई पॉजिटिव हो जाए। तो डेफिनेटली वो वैक्सीन लगने के पहले ही एक्सपोज हुए होंगे। और इस तरह के केसेस हमने भी काफी देखे हैं कि पेशेंट वैक्सीन लगाता है और 1-2 दिन के बाद उसको जब आता है बुखार वगैरह तो फिर वो टेस्ट कराता है तो वो पॉजिटिव है। पर पहले आप देखें कि उनके घर में कुछ और लोग भी होते हैं वो जो पॉजिटिव रहे होते हैं, वो ऐसे लोगों से मिले भी होते हैं जो पॉजिटिव रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन के कारण हुआ है, वो पहले से एक्सपोज होंगे जैसे कि डॉक्टर सुजाता ने बताया। तो आपको यही चीज उनको बारंबार बताना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और उसको पूरी तरह से आपको उसको नकारना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि भाई ऐसा संभव ही नहीं है। तो इससे लोगों में थोड़ा सा इस बारे में विश्वास आएगा और ये काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा कम्युनिटी लेवल पे। जैसे हम देख रहे हैं हमारे साथ कि सर कोरोना सेंटर्स पे जहाँ पे वैक्सीन लगता है वहाँ पे इतना रश होता है वहाँ पता भी नहीं चलता है कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। नहीं वो ठीक है, वो आपकी बात सही है, पर अभी क्या है कि ये सब चीजें आपको लोकल लेवल पे देखना पड़ेगा, आपको खुद मास्क पहन के ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। और डॉक्टर साहब की कोई एडवाइस भी आपको, डॉक्टर साहब हर बार बोल रहे हैं कि आपको अपना सेल्फ ध्यान डायग्नोस करना है, सेल्फ ध्यान रखना है, मास्क पहन के चलना है, आप ज्यादा लोगों के आजू बाजू नहीं जाइए जो कोविड हो सकता है। तो उसके आगे अब डॉक्टर साहब यहाँ बैठे आपको वैक्सीन सेंटर में अगर किसको कोविड हो रहा है उससे कैसे प्रोटेक्शन, कैसे डॉक्टर साहब करेंगे? हाँ सर, ये तो आपका सेल्फ खुद को ही करना पड़ेगा और आपको कम्युनिटी को सबको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे साथ एक डॉक्टर सुशील गुप्ता हम देख रहे हैं, तो आई लाइक टू नो आर यू डॉक्टर, व्हाट इज इट? आई मीन आप जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता, आप साथ में हैं? हेलो डॉक्टर सुशील गुप्ता, हम देखते हैं स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है, तो विल टेक अ नेक्स्ट कॉलर विद निकेत सिन्हा। निकेत सिन्हा सर। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन ये है, कल मैंने बात की थी डॉक्टर साहब से, तो आपके थ्रू ही, तो कल डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो 1 मंथ पहले मैं पॉजिटिव हो चुका था और होने से अभी अप्रॉक्स 45 डेज हो चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आप वैक्सीनेशन के लिए मतलब आप ले सकते हैं, तैयार है। लेकिन क्या है कि अभी जस्ट मैंने सुना डॉक्टर साहब कि वो 90 डेज के बाद लेना चाहिए जब कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो कब ले सकते हैं? सॉरी मैम, आप 90 डेज तक देख के बाद ले सकते हो। तो मैम अगर अवेलेबल है अभी अगर अवेलेबल है हमारे यहाँ तो पर आपको अभी लोग हैं, आपकी ऑलरेडी इम्यून एंटीबॉडीज बनी है, जो इफ आपको कोविड हो गया था आपकी नेचुरल एंटीबॉडीज बनी है, तो आपको 3 महीने तक जरूरत नहीं है। इफ आप लोगे जल्दी ले लोगे फिर आपको रिएक्शन होएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपके कोविड एंटीबॉडीज है, आपका बॉडी कहेगा हाँ ये कुछ अगेन कोविड हो गया और माउंट करेगा, तो आप 3 महीने तक वेट कर सकते हो। री इन्फेक्शन का इस बीच में मैम नेक्स्ट एक्सपोजर के चांसेस तो मतलब अनलाइकली है, बहुत कम है, और आपका जो सिम्टम्स होंगे बहुत कम होंगे, माइल्ड हो सकते हैं पर बहुत कम होंगे। जब आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है तो अब 90 डेज तक आप कोविड, और जैसा डॉक्टर राहुल राय ने बताया कि इंडिया में भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि 90 डेज तक आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो शायद आपको अगर कोविड डिटेक्ट हुआ है और आपका सिस्टम में है तो आपको वैसे भी 90 डेज तक वो वैक्सीन नहीं देंगे। सर तो आप मैंने कोई टेस्ट नहीं, जब मुझे लगा कि अच्छा तो फर्स्ट डे आपने टेस्ट नहीं करा? जब फीवर है मैंने टेस्ट नहीं कराया, खुद को आइसोलेट कर लिया अप्रॉक्स 25 डेज के लिए, और उसके बाद जो भी नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं
उसको फॉलो करते हुए, और फिर मेरा हाँ, टेस्ट तो चला आप गया था। उस टाइमलाइन से 90 डेज तक आप अपना 80 डेज 90 डेज तक कर लीजिए, और उसके बाद आप वैक्सीन लगवा लीजिए, तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडीज में एंटीबॉडीज हैं, तो आपको कोई कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो तो पहले वही चीज टेस्ट करवाया था? मैम अभी मैंने टेस्ट कोई नहीं, टेस्ट टेस्ट नहीं करवाया। मैम मैंने नहीं, कोई तो टेस्ट आप नहीं वैक्सीन ले लीजिए। नहीं, इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, पर इनको कोविड था, इनको कोविड था, मेरे पर हिसाब इन्होंने से टेस्ट नहीं कराया, टेस्ट नहीं मैम कराया, ये पर इनको मेरे कोविड को था, मतलब सेल्फ डायग्नोसिस पे बेसिस पे। यस, फीवर आया था मैम। उसके बाद फिर फीवर जाने के बाद कफ हुआ, कफ अप्रोक्स 10 डेज रहा है कफिंग, और उसके बाद मेरा स्मेल टेस्ट दोनों चल गया था 2-4 दिनों के लिए, और फिर अभी तक भी हल्का आ रहा है, मतलब धीरे धीरे। तो आप 90 कंटिन्यूअसली डेज ये वेट सारा कर सिम्टम लीजिए। फिर 90 डे वही मैं 90 कंफर्म नहीं हूँ मैम कि मुझे मैम कोविड नहीं, आपके सारे मैंने टेस्ट ही सिम्टम्स नहीं कोविड कराया। के हैं निकित, आपके सारे सिम्टम्स कोविड के Yes, हैं, sir. तो आप आराम से 100% आपको जैसा बता रहे हैं कोविड है, सारे डॉक्टर्स एग्री करेंगे, तो आप अपने आप को 80 डेज 90 डेज तक आइसोलेट कर लीजिए, मतलब कोविड वैक्सीन नहीं लगवाइए, 80 डेज 90 डेज से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, उसके बाद में अपने आप को वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वी हैव सो मेनी पीपल, टाइमिंग शॉर्ट है, तो हम काफी लोग हैं, तो प्लीज बाकी लोग अपना हैंड रेज कर ले, जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रिटिकल पोजीशन में जिनको क्वेश्चंस इमीडिएटली आस्क करना है, तो हम उनको विदाउट हैंड रेजिंग भी आपको अलाउ करते हैं, तो आप हमारे को बोल सकते हैं या सर, मैसेज कर नमस्कार। सकते हैं। नमस्कार, हाँ, मेरा नाम उदय हाँ है। जी, उदय नमस्कार। सर, हाँ, बोलिए सर बताइए, ब्लैक फंगस जो नया मतलब डिसीज आया है, इसका मतलब क्या लक्षण है और किस आयु वर्ग को नुकसान पहुंचाता है? तो आपको अभी डॉक्टर साहब ने फ्यू मिनट्स पहले ही पूरा ब्लैक फंगस के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो ये हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, हम वापस एक बार करवा देते हैं डॉक्टर साहब से, पर आप प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास लोग काफी ज्यादा है, और हमारे को सबको हैंडल ट्रीट करना है, और एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं। सर, हम अभी जुड़े हैं। हाँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आपके साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, आप रिकॉर्डिंग को रीड कर वापस प्ले कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बोलिए कि नहीं, जरूरत नहीं है ना, आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी आ चुका है, आपको होने का दोबारा चांस तो है कि हो जाएगा, बट होगा भी तो आपको वो मतलब उतना खतरनाक नहीं होगा, तो क्योंकि वो तो कभी भी हो सकता है, वो तो कभी। एक सेकंड, कौन बोल रहे हैं? प्रॉपर जो है वो मेंटेन कीजिए, भीड़ भाड़ में नहीं, लेकिन हाँ आपको होगा तो उतना डेंजरस नहीं हो सकता है, तो हम भी जान रहे हैं, खतरनाक। हाँ जी, प्लीज जो अननेसेसरी कॉलर्स नहीं बोलिए, ताकि ये डिस्टरबेंस आता है, फिर हमें मालूम नहीं पड़ता कि कौन क्या हो रहा है, इट्स गेटिंग टू मच। तो आदेश उपाध्याय, यस प्लीज। हाय, सो हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो मेरी मदर जो है ना, वो उनको डायबिटीज है और शुगर है, मतलब डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, और वो ब्लड थिनर भी खाती हैं, इकोस्प्रिन एवी 75 वो खाती हैं। तो क्वेश्चन है कि जैसे आई वाज गोइंग थ्रू द गाइडलाइन ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, आई फाउंड लाइक इफ एनीवन टेकिंग द लाइक ब्लड थिनर, he should avoid to take the vaccine. So I am a little bit confused. Shall need to proceed with vaccination or what to do actually? Little bit confusion we have here. So my mother is age of 65. No, she should get vaccine. Then madam, it was written in the website like if anyone having like blood thinner, any kind of blood thinner, you have to let them know, or let the vaccination center know that she's on a blood thinner, because they will have to hold the area a little longer, but we are giving it to people with heart patients who are on blood thinners. So we're giving it to everybody, and she is high risk, so she should be on it. She should get the vaccine. Okay, ma'am. Yeah. Right. But they'll have to tell them, because you have to let them know, so they can put pressure and keep it and let them know about it. Okay, fine. Yeah. Thank you. Danveer Garasia, सोहन भाई गरासिया। हाँ जी, यस सर, दानवीर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? दानवीर सर। बोलिए, दानवीर बोलिए। हाँ सर जी। हाँ बोलिए दानवीर, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आपको फास्ट बोलना पड़ेगा प्लीज।
हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, वो बहुत वैल्यूएबल टाइम आपके लिए दे रहे हैं, तो आपको इतना डिले नहीं कर सकते। दानवीर, यस यस सर। आपका क्या क्वेश्चन है? सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट कॉलर हम लेते हैं, सोहन भाई गरासिया प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सोहन भाई गरासिया, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। नेक्स्ट कॉलर सुमित शरण हमारे साथ है। सुमित शरण, आप कुछ बात करना चाहेंगे? दीपक सर, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे। एक अजीत जी ने पूछ लिया है, एक गोविंद जी है और अर्चना जी है और माला जी है और मितेश शाह जी है। वो लोग पूछेंगे, शायद उनको टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है हैंड रेज करने में, वही मुझे कॉल में मैं बता रहा हूँ उनको, शायद वो अच्छा। अरे वाह, क्या हटाइए। अच्छा, पूछने वाले हैं, थोड़ा उनकी परेशानी है। हाँ जी, कोई? हेलो। गुड इवनिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मुझे बात करनी थी अपनी मम्मी के बारे में। मुझे कोरोना के बारे में जानकारी तो मिल चुकी है और ब्लैक फंगस के बारे में, मगर मेरी मम्मी के बारे में पूछना था मुझे कि उनको थोड़ा पहले मतलब स्टोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो अभी वो शायद हम मतलब प्रॉब्लम नहीं था, मतलब पहले हम लोग डॉक्टर बताए थे कि स्टोन का कुछ प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने एक्सरे वगैरह कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो मतलब उसमें स्टोन का नहीं निकला, लेकिन अभी जो है ब्लैडर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अभी, वो पूछना था, मुझे जानना था। डॉक्टर राहुल राय, आप बताएं, गाइड करना चाहेंगे? जी मैम, तो ये कौन से ब्लैडर की आप बात कर रहे हैं? उनको तकलीफ क्या है, मतलब कहाँ स्टोन? तकलीफ है अभी वो दाएं पैर में जो है, पूरा पैर में ही वो दर्द रहता है। अच्छा, तो और आपने हाँ, यूरिन जो पास होता है वो क्लियर नहीं होता है यूरिन। अच्छा, तो आप ये कौन सा ये ब्लैडर की बात कर रहे हैं? क्या ये गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं आप, या फिर यूरिनरी ब्लैडर की, या पेशाब की जो थैली है उसके बारे में आप बात? हाँ, यूरिनरी ब्लैडर की शायद, हाँ उसी की बात कर। अच्छा मैम, तो अगर वो ब्लैडर बढ़ा हुआ है तो आपको ना किसी यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार स्टोन नहीं भी होता, परंतु उसका आगे का रास्ता जो रहता है वो कई बार तंग हो सकता है, स्ट्रक्चर उसमें हो सकता है, उसके कारण भी ब्लैडर का जो साइज है वो बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो वही डॉक्टर ने बताया कि बढ़ा हुआ है साइज। हाँ, तो इसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट है जो उसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हम जिन्हें कहते हैं, उनसे यूरोलॉजिस्ट। ओके सर, यूरोलॉजिस्ट, ठीक है जी। थैंक यू सर। और एक बात पूछनी थी मुझे अपने भाई के बारे में, कि उसको तो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर का बहुत प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अक्सर जो है दाएं साइड में पेट में दर्द उसका रहता है, तो डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता है, तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन वगैरह थोड़ा? मैम देखिए, बड़ी अगर हम नॉन कोविड के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो फैटी लिवर है इससे दर्द नहीं होता। तो आमतौर पे जब तक ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता, तो आमतौर पे फैटी लिवर से दर्द नहीं होता, तो आपको वहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और वो दर्द का कारण देखना पड़ेगा। तो अदरवाइज फैटी लिवर से आमतौर पे दर्द नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। तो और एक चीज पूछ रही थी सर, तो इसमें वैक्सीन वगैरह लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोविड की वैक्सीन लेने से? मैं आपको जरूर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ कुमार आप पूछिए। हाँ कुमार पूछिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। कुमार अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके सर, ओके। नमस्ते सर जी। दीपक सर, आपका और अशोक सर का और हमारे डॉक्टर पैनल का हृदय से धन्यवाद। एक छोटा सा जानकारी मैं ये बता दूं कि आपका मेहनत और हमारा जो संघर्ष है मैं वो कर रहा हूं, और पिछले 15 दिनों में मात्र 2 केस आया है। 2 केस मैं अपने लोकल में, यहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर का जो रेंज है, मैं उसको मॉनिटरिंग करते रहता हूँ और लोगों से संपर्क में रहता हूँ, तो मात्र 2 केस है, और वो भी माइल्ड से थोड़ा बहुत उनको है।
उसे लगभग 90 से 95% हम जंग जीत चुके हैं। उसे जो केस जो आते थे पहले, उसमें सर बहुत बड़ी कमी आई है। और आपका हृदय से धन्यवाद इसलिए कि आप जो मदद कर रहे हैं जिस तरीके से, और आपके पैनल जो हमारे जो भगवान तुल्य डॉक्टर हैं, इनका मार्गदर्शन बहुत ही अतुलनीय। इनका मैं शब्द मेरे पास नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं इनके बारे में, जैसा ये हम लोग को गाइड करते हैं। इनके गाइडलाइन से हम लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं इस चीज को। बहुत अच्छी बात है कुमार कि बहुत कम केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है जो अपनी लाइफ को रिस्क लेके और आज फ्रंट लाइन पे वर्क करके और सबको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स आर एट द मोस्ट रिस्क। अमेरिका में जब हुआ था तो काफी बड़ी संख्या में डॉक्टर सफर हुए थे। एक हमारे खास डॉक्टर थे जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वो चले गए थे। तो इससे तो ऐसे काफी केसेस हुए थे, पर एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं। और हमको जान के खुशी होगी कि एक दिन ये लेवल जो अमेरिका में आज केसेस नील के बराबर हो गए हैं, कि आज अमेरिका में कोविड के केसेस हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आते हैं, तो उसी तरह से इंडिया में भी जल्दी ही ऐसा हो, यही हमारा कोशिश है। डॉक्टर साहब से एक सवाल था, एक मैम से एक सवाल है। पहले मैं डॉक्टर साहब से एक मैं पूछ लेता हूँ। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था कि मेरी वाइफ का आज से लगभग 8वां दिन है। पिछले संडे को उसको थोड़ा फीवर हुआ था। आज तो आप फीवर वगैरह कुछ नहीं है, हल्का फल्का सिर्फ उसको स्वाद में प्रॉब्लम है और हल्का सूखी खांसी है। तो अब इसके लिए मैं आगे क्या क्या कर सकता, जैसे मैं जो कर रहा हूँ वही करूँ या फिर और कुछ चेंज भी करना होगा? जैसे मैं भाप देता हूँ, गलाना करवाता हूँ। डॉक्टर सुजाता। हाँ, तो आप 14 दिन तक रखे। ये माइल्ड केस चल रहा है तो 14 दिन तक ऐसी करते रहना। वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उनका ऑक्सीजन ठीक है। एक और चीज टेस्ट कराते, एक और चीज कर सकते हो, वैसे 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, तो आप 6 मिनट तक वॉक करवा लीजिए। हाँ, वो मैं करवाता हूँ मैम, वो मैं डेली का डेली वॉक। वो एक्चुअली क्या है कि मेरी छोटी सी बेटी है, तो उसके साथ वो दिन भर ऐसी घूमते रहती है। उनको सांस में कोई तकलीफ होती है? जी नहीं, वो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस 14 दिन तक आइसोलेट कर दो। फीवर नहीं है तो अपने आप को खाना पीना ठीक से करते रहना। हाँ, वो सब मैं केयर कर रहा हूँ, मैं खुद से केयर कर रहा हूँ। दिन रात मैं इसी में लगा रहता हूँ। हर 10 से 15 आधे घंटे पे एक गिलास पानी पिलाता हूँ खुद से। तो आप ठीक कर रहे हो, ठीक हो जाएंगी। ठीक है कुमार, थैंक यू वेरी मच। मैम एक छोटा सा सवाल, बस एक छोटा। मैम उसको क्या है ना कि थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम है, तो वो क्या है कि उसका ये यहाँ पे जो है ये थोड़ा बढ़ गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मैं आपको उसका थायराइड का रिपोर्ट एक बार मैं रिसेंटली चेक करवा लेता हूँ और मैं आपको मेल करता हूँ। अगर हो सके तो आप कुछ गाइड कर सके तो मेरे लिए रहेगा, क्योंकि अभी कहीं जाके दिखाना बहुत दिक्कत होता है और डर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, आप भेज दीजिए, थायराइड के टेस्ट रिजल्ट दिखा देना। ओके मैम, पहले 14 दिन तक आइसोलेट कर देना उनको पहले। जी ओके, थैंक यू। लसम राम गरासिया जी, लसम राम गरासिया, आप हैं लाइन पे? हेलो, लसम राम गरासिया। रितेश श्रीवास्तव, सोहन भाई गरासिया, सोहन भाई गरासिया। हम कुछ हैंड्स रेज देख रहे हैं, और किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ रितेश पूछिए प्लीज। हाँ रितेश आप पूछ सकते हैं। रितेश अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible right now? हाँ जी, हाँ रितेश बोलिए। हम नेक्स्ट 5 मिनट और लेंगे, तो प्लीज 5 से 10 मिनट। अगर कोई पूछना चाहता है, कुछ करना चाहता है, नहीं तो हम सेशन उसको रैप अप करेंगे। तो प्लीज आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए प्लीज। one question. हाँ जी रितेश बोलिए। Okay sir. Sir, there is one patient admitted in Patna
उनमें सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, बस एक प्रॉब्लम आ रहा है कि डी डाइमर कंटिन्यूअसली वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है। डॉक्टर साहब, एनीवन? सर आप मुझे एक चीज बताइए कि वो एडमिट क्यों है, उनको क्या तकलीफ के कारण एडमिट किया गया है? क्या उनको शारीरिक लक्षण है, क्या ऑक्सीजन कम हुआ या कुछ और ऐसे लक्षण है जिसके कारण उनको एडमिट करना पड़ा? एक्चुअली उनके फैमिली के 2 लोग पॉजिटिव थे, जिनमें माइल्ड सिम्टम्स थे और थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हुआ था। लेकिन जो उनमें था वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक टेस्टिंग कराना एक प्रोटोकॉल था, तो उन लोगों ने टेस्टिंग कराया, सब लोगों ने। पॉजिटिव सभी लोग हैं, लेकिन 2 लोगों में ऐसा है कि सिर्फ डी डाइमर डिक्लाइन हो रहा है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो देखिए अगर सिम्टम्स, अब वो घर पे हैं, एडमिट हैं, सिर्फ डी डाइमर के लिए एडमिट किया गया है? जी नहीं, डॉक्टर ने, क्योंकि वो लोग हैं सफिशिएंट हैं उसमें और डॉक्टर की टीम है उनके साथ, तो उन्हें इसलिए एडमिट किया गया। लेकिन वो लोग एक बेटर सजेशन चाह रहे हैं अच्छे डॉक्टर से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो देखिए जैसे जो डी डाइमर है वो भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, और डी डाइमर क्या होता है कि वो बढ़ता है एक्चुअली कम होने की बजाय। तो अगर वो अगर आप बता रहे हैं कि वो बढ़ रहा है तो उसके कुछ मायने हो सकते हैं। एक तो ये रहता है कि ब्लड में कुछ थोड़ा सा कोगुलेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके कारण शायद बढ़ रहा हो, परंतु सिर्फ डी डाइमर अकेला, जैसे मैंने बताया कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोगुलेशन के बाकी टेस्ट करके भी देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परंतु ये अनलाइकली है। और सर डी डाइमर का जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए जो लेवल्स है उसको बहुत एक्यूरेटली चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने जो सैंपल लिया है वो डाइल्यूट हो गया है तो भी फिर ये फॉल्स रिपोर्ट आ सकती है। परंतु अगर इनको कोई लक्षण ही नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा अनलाइकली लगता है कि डी डाइमर ऐसा बढ़ रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा चूंकि डिफरेंट केस, थोड़ा चूंकि और अगर ऐसा हो रहा है तो फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट जो है डॉक्टर कर सकते हैं कि क्या कुछ और इसके लिए मेडिकेशंस लेने की जरूरत है कि नहीं। डॉक्टर सुजाता, if you want to add on comment on this? तो डी डाइमर हम लोग बहुत चीजों में देखते हैं। तो इनका कोविड टेस्ट, हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट पॉजिटिव था? यस मैम, पॉजिटिव था। और डी डाइमर फॉलो कर रहे हैं? और ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, वो 97 98 जा रहा है। एंटीकोएगुलेशन है? I'm sorry. तो ऑक्सीजन लेवल 98 बता रहे हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल भी 98 99 हमेशा रह रहा है, 97 प्लस रह रहा है। तो उन लोग ने, इफ दे इन हॉस्पिटल, शायद उन लोग ने एंटीकोएगुलेशन पता नहीं शुरू करा था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट चाहिए होगी। उन लोग ने इफ उनको कोविड पॉजिटिव था, फीवर कैसा था उनका, सीआरपी करा था? फीवर बिल्कुल नहीं, सीआरपी नहीं करा था। तो ऐसी डी डाइमर अलोन लिया था, बस ओनली डी डाइमर? कितना लेवल था? नहीं, अलोन ही लिया था, और उन लोगों ने ये बताया कि हाई जा रहा है, नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई जा रहा है। और एग्जैक्टली रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है, मैं उसको कल शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है डी डाइमर बहुत चीजों में ऊंचा हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको कुछ और साथ के सपोर्टिव टेस्ट या तो एक लैब दूसरी लैब से कराएं पहले, तो इसको आप कंफर्म करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसा बड़ा ऑड है। तो एक इसको रिपीट कराएं और डी डाइमर के साथ बाकी टेस्ट भी देखे जाते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन करके एक होता है, प्लेटलेट्स जा रही हैं, और एफडीपी फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स तो नहीं बढ़े हुए हैं। तो ये कई पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि क्या अंदर कुछ कोगुलेशन का इशू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक दूसरा रिपीट टेस्ट करा के देख सकते हैं, और वहाँ के जो आप कोई डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे भी एक बार सलाह लें और इस बारे में डिस्कस करें कि क्या इसका मायने है। टेस्ट करा के आप डॉक्टर साहब के साथ हम ईमेल शेयर कर रहे हैं आपको चैट बॉक्स में, तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, फिर डॉक्टर साहब को एडवाइस कर सकते हैं। अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें, तो डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे।
हम सोहन भाई गरासिया, आप लाइन पे हैं, हम आपको देख रहे हैं। 2 मिनट कुमार, 2 मिनट हमारे को पहले उनको लेना पड़ेगा। सोहन भाई गरासिया, सोहन भाई आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को, आपको म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, मेरा प्रश्न था कि जो हमारे अभी हमने बात की थी लोगों से, ये जो अपने सिलिकोसिस वाले, तो उनका वो जो ज्यादा प्रॉब्लम वाले हैं उनका वैक्सीन नहीं लगा रही है कोविड का। सोहन भाई, आज अब दोबारा से सिलिकोसिस, कल आपने बात की थी, आज हमारे साथ दूसरे डॉक्टर्स हैं, तो आपको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम थी, फिर डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं। ये था कि सर, जैसे सिलिकोसिस में जो अभी ये स्टोन कार्विन का कार्य करते हैं, जिसको वो सांस की प्रॉब्लम होती है, और ये सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, तो इस बीमारी के वालों को टीका नहीं लगा रहे हैं सर कोविड वाले। डॉक्टर साहब, ये सोहन भाई ये विलेज में, गांव में है, गांव में जो स्टोन कार्विंग का काम होता है, जो गांव में स्टोन कार्विंग के काम से बहुत सारे लोग गांव के सिलिकोसिस नाम की वो बीमारी से ग्रसित है, और मतलब दे अफेक्टेड बाय इट। और सोहन भाई गांव के शायद मुखिया हैं या कुछ हेड है जो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वरी है कि कैसे ये बीमारी से या कैसे जो हो रहा है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सके लोगों को, और उसके बाद में उनको वैक्सीन भी नहीं लग रहा है। सोहन भाई देखिए, ऐसा है कि अगर उनको सिलिकोसिस है तो मेरा ये सोचना है कि उनको वैक्सीन का कोई ऐसा कंट्राइंडिकेशन नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ज्यादा जरूरत है। अगर उनके लंग्स पहले से अफेक्टेड है, तो अगर इन लोगों को कोरोना होगा तो हो सकता है कि वो ज्यादा सीवियर हो। मान लीजिए अगर किसी को दमा है और किसी को टीबी जैसी शिकायत भी है, अगर तो भी हम ये प्रेफर करते हैं कि उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप जो नोडल अधिकारी होंगे वैक्सीन के, से बात करें, उनसे डिस्कस करें तो वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है। नहीं, वो सर बोल रहे थे कि ये वैक्सीन लगाने से ये इनके अंदर ऑलरेडी बीमार है, ये कोरोना ये है, तो इसमें कोरोना का तो क्या नहीं, इससे वैक्सीन से वो पहला वैक्सीन लगता है तो बीमार पड़ जाते हैं लोग। नहीं देखिए, वैक्सीन से तो कोरोना नहीं होता है। डॉक्टर सुजाता, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, इसमें ये वो बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाने से वो और ज्यादा तबीयत इसकी खराब हो जाएगी, कि वो पहले से ही उनकी तबीयत खराब है, खाट में पड़े हुए हैं पूरे गांव के लोग हैं बहुत सारे। नहीं, मुझे लगता है तो वैक्सीन हम चेक कर सकते हैं, बट कोई इनके लिए तो और ही जरूरत है, बिकॉज उनका लंग डिजीज काफी हो सकती है। उनको कोरोना हो जाएगा तो और ही प्रॉब्लम हो सकती है। और मैडम दीपक जी, जैसा कहना है, आप अपना जो क्वेश्चन है उसको भी आप ईमेल कर सकते हैं, हम इस बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे, फिर आपको थोड़ा सा बेहतर बता पाएंगे। पर हमारा जहाँ तक सोचना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक बार आप जो बड़े अधिकारी हैं वैक्सीनेशन के, उनसे एक बार बात कीजिए। हाँ, और सर दूसरा ये बोल रहे थे कि ये सिलिकोसिस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है सर, के ये बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो वो लोग तो मरते ही जा रहे हैं, अभी इसकी कोई दवाई नहीं आ रही है। सिलिकोसिस तो अलग डिजीज है। हाँ, इसकी नहीं, इसमें वैक्सीन नहीं, अलग डिजीज है। आप नहीं, इनको प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब इनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो सिलिकोसिस है उनको, और वो गांव में जो ऑफिसर जो भी हैं वो वैक्सीन, डॉक्टर्स हैं वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उससे उनको और प्रॉब्लम आ सकती है। अब इनको साथ तकलीफ है कि आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, पर गांव में उनको वैक्सीन लगा नहीं रहे हैं। अब वो जो ऑफिस नोडल जो भी आपके क्लिनिक है या जहाँ से आपको वैक्सीन लग रही है, अब उनको ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास पेशेंट सामने हो, एक आध भी जना सामने हो, तो उनको कल आप लाइव ले सकते हैं, और डॉक्टर साहब उनको देख के उनकी रिपोर्ट लाइव ले सकते हैं, उनकी रिपोर्ट ईमेल कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो वैक्सीन लगाने के लिए मना कर रहे हैं। अगर गाँव में बहुत सारे लोग बीमार हैं और तकलीफ में हैं, तो हम चाहेंगे कि एटलीस्ट एक केस सामने आए कि किस रीजन क्या है, और उसको डायग्नोसिस करके डॉक्टर साहब गाइड कर सके कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि बिना पेशेंट के देखे खाली वर्बल से बड़ा मुश्किल रहता है, डॉक्टर नहीं बता पाएंगे आपको बिना पेशेंट को देखे, बिना रिपोर्ट्स को देखे कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो कल आप पेशेंट को सामने रखिए, एक भी या दो पेशेंट को सामने रखिए,
उनकी रिपोर्ट सामने रखिए, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर साहब आपको गाइड कर सकेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। उससे शायद आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। अनलेस हाँ उनको सर यही ऑलरेडी प्रॉब्लम। कोविड हो गया होगा, इफ उनको कोविड हो गया है तो उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है अभी, नहीं वैसे वो 3 सर महीने के बाद। मैडम उधर जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप हमारे पास अभी इसकी कोई दवाई नहीं है, आप टीबी की दवाई लो और ये मल्टीविटामिन का ये कोर्स दे के वो भेजते हैं, ये करते हैं और लोग मरते जा रहे हैं। बिकॉज अगेन मरीज है उनको, इफ उनको पास टीबी है तो टीबी सिलिकोसिस और टीबी अलग चीज है। जिसके पास सिलिकोसिस है उनके पास इंसिडेंस ऑफ जो टीबी हो सकता है जरा ज्यादा हो सकता है, परंतु सिलिकोसिस, कोरोना वायरस, टीबी सब अलग अलग चीजें हैं। हेलो दीपक सर। नहीं, इनका कहना है डॉक्टर साहब कि जो वहां पे स्टोन कार्विंग का काम कर रहे हैं, वो स्टोन कार्विंग के काम से वो सिलिकोसिस की बीमारी जनरेट हो रही है और वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। अब वो सिलिकोसिस की बीमारी तो ऑलरेडी उनकी बॉडी में है, पर उस सिलिकोसिस की बीमारी की वजह से उनको वैक्सीन नहीं लगा रहे। तो ये इनका क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से डॉक्टर राहुल राय, अगर आप इनका नंबर, आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं राहुल राय से, शायद वो आपको गाइड कर सके या वहाँ पे किसी को कुछ हेल्प कर सके, ऑफिसर से किससे बात करके कि रियल प्रॉब्लम क्या है। कि अगर हम लोग कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं तो ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। जी, आप अपना नंबर डॉक्टर राहुल राय को लिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, डॉक्टर साहब लिखते हैं तो डॉक्टर साहब आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। जी हाँ बोलिए सोहन भाई, आप डॉक्टर साहब लिख रहे हैं अपना नंबर। 87 हाँ जी 87 69 69 01 01 35 35 91। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? सोहन भाई गरासिया। अच्छा, सोहन भाई गरासिया, बसंतगढ़। बसंतगढ़ कौन से राज्य में? ये कौन से स्टेट में आता है सोहन भाई? ये राजस्थान के सिरोही जिले के पिनवाड़ा तहसील सर। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब जयपुर में ही हैं सोहन भाई, और जयपुर में ही है, तो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं और आप वो पे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस जो आप बता रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी निकालना जरूरी है, और आगे इस बीमारी से कैसे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो कोई काम भी कर सके और बीमारी उनको नहीं आए, वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ जी, तो डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज नेक्स्ट कॉलर प्लीज हम कॉल यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। हाँ जी, हाँ ऋषु सिंह, हाँ जी प्लीज। हाँ ऋषु सर, मैं हितेश हूँ। हाँ हितेश जी बोलिए। सर सिलिकोसिस के ये क्या इनकी एक और प्रॉब्लम है साहब कि इनके यहाँ पे सिलिकोसिस का कोई इनके यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है, इनका ये भी क्वेश्चन था सर। तो हाँ, तो हमने डॉक्टर राहुल राय से नंबर ले लिया है, वो पेशेंट को कंसल्ट करके उनसे ट्राई करेंगे सोहन भाई की हेल्प कर सके और क्या उनको सोल्यूशन निकाल सके, और फिर हम आगे भी हम यहाँ से बैठे भी कुछ कर सकेंगे, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो कोई आप उसकी चिंता नहीं करिए, आई थिंक उसका कोई सॉल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहते नहीं तो हम सेशन को यहीं पे रैप अप करना चाहेंगे। हाँ कुमार, आपका क्या क्वेश्चन है फास्ट? हाँ जी प्लीज। सर मैं आप सबसे एक लाइन में ये कहना चाह रहा था कि कल से हम लोग क्या काम करें, ये स्टार्टिंग में या एंड में एक जो प्रोटीन युक्त जो प्रोग्राम है वो 5 मिनट का, कैसे किसको क्या अच्छा देना है, वो प्लीज अगर डिस्कस हो और उसको चैट बॉक्स में शेयर किया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो कुमार ये हम लोग शाम का जब सेशन एंड करते हैं तो हम लोग रैप अप सेशन करते हैं, जिसमें हम लोग समराइज करते हैं कि जो डॉक्टर्स दोनों अपना एडवाइस देते हैं, तो आप उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे प्रोग्राम का जितने क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पे डॉक्टर्स अपना डायग्नोसिस के बेस पे देते हैं, तो आप उसको अच्छे से सुनिए, वो सबके हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट कोई है? और हाँ जी, हाँ सुजाता जी, आप प्लीज सेशन, आप लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहेंगे कुछ? नहीं,
प्रोटेक्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट को बहुत डिजीजेस हैं, ये जो सिलिकोसिस का डिफरेंट डिजीज है, डायबिटीज की डिफरेंट डिजीज, जो हम लोग कोविड का ट्राई कर रहे हैं, बट हर एक चीज में डायग्नोसिस जरूरत है एंड ट्रीटमेंट ठीक वाली देना होता है। जो कोविड केसेस हैं आप बेटर हो रहे हैं, आपको डिवाइड करना है, जो ठीक हो रहे हैं, जो मॉडरेट केसेस, जो सिवियर केसेस हैं, अलग अलग का ट्रीटमेंट होता है। बट वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग अमेरिका में, हम लोग को जैसा आप लोग इंडिया में हो रहा है, हम लोग को भी हो जाता है यूएस में। वैक्सीनेशन, जितना भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग सुन रहे हैं, जितना वैक्सीनेशन कर सके बहुत इम्पोर्टेंट है। हम डॉक्टर राहुल राय, आप बोलना चाहेंगे क्योंकि आप लोकल हैं, आप वहां पे जानते हैं ज्यादा, और बहुत अच्छा रहा कि आज आप हमारे साथ जुड़े, और शायद अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कल भी जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आई थिंक एक लोकल हेल्प मिल सकती है। जी, कल के लिए तो थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि कल वर्किंग डे रहेगा और मेरे हॉस्पिटल के कमिटमेंट्स होंगे, पर मैं कोशिश जल्दी आपसे या डॉक्टर सुजाता से कोऑर्डिनेट करके कि एक नेक्स्ट टाइम भी हम कोई भी एक दिन शाम का रख सकते हैं एटलीस्ट, जिससे जो अगर कोई और भी डॉक्टर आपके नेटवर्क में हो और वो जुड़ना चाहें तो अच्छा रहेगा। एक अच्छा एक मतलब, क्योंकि लोकल गाइडेंस मिलती है, क्योंकि हम लोग अमेरिका में बैठे हैं या डॉक्टर्स अमेरिका में बैठे हैं जी, और एक लोकल डॉक्टर के साथ शायद लोकल एनवायरनमेंट को आप ज्यादा जानते हैं, ज्यादा पहचानते हैं, गाइडलाइंस को ज्यादा समझते हैं, तो आई थिंक इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, इस बारे में हम जरूर प्रयास करेंगे। विल डेफिनेटली टीम अप विद अदर। संडे को बेस्ट, हमारी तो संडे बेस्ट है। आई डोंट नो संडे। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब, आप राहुल राय जी, आप यू वांट टू मेक अ लास्ट कमेंट, व्हाटएवर द समराइज द होल थिंग? देखिए, ऐसा है कि पूरा ही हमने बात की कोविड के बारे में, तो इससे ना डरने की एक तो पहली चीज है कि जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही आपको लक्षण आते हैं और अगर आपके यहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी है तो टेस्ट कराना चाहिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। फिर क्या होता है कि जब आप सीरियस होते हैं और आपको कभी ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन की, तो उस समय फिर आपके पास टेस्ट नहीं होता, तो फिर काफी समय उसमें वेस्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जैसा ही आपको पता चले कि अगर आपको फीवर आ रहा है या आप कोविड के लक्षण आपको आ रहे हैं, तो आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इससे कम से कम इफेक्टेड ना हो। तीसरी चीज जो है, जो हमने इंडिया में देखते हैं और जो लकीली यूएस में नहीं होता, इंडिया में क्या है कि अगर आप देखें कि व्हाट्सएप पे ही प्रिस्क्रिप्शन जो है वो घूम रहे होते हैं और अगर किसी का कंफर्मेशन भी नहीं है, पर वो सारी की सारी 5-6 जो मेडिकेशंस हैं, जिसमें से अधिकतर मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती और इवन उसमें स्टेरॉइड्स भी होती है, उसको सेल्फ मेडिकेट करते हैं, जबकि मान के चले कि 85% लोगों में स्टेरॉइड्स और इन सब की जरूरत ही नहीं है, ना ही एंटीबायोटिक्स की। क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड्स लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, आपकी इम्यूनिटी कम होगी और आप जैसा देख रहे हैं कि थोड़ा सा म्यूकोरमाइकोसिस में भी जो एक फंगस है वो सड़ जा रहा है, जो कि उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी डाउन है। तो जो अननेसेसरी मेडिकेशंस हैं वो उसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर मैंने म्यूकोरमाइकोसिस का भी बताया कि वो बहुत ही रेयर है, उसके लिए भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके लक्षण भी मैंने बताए कि जैसे किसी को कोविड है और उसके साथ ही अगर उसका मान लीजिए तो पहले नेसल ब्लॉकेज नहीं था पर अब नेसल ब्लॉक हो रहा है, साइनसाइटिस का पेन है, उसको हेडेक हो रहा है, आंखों में स्वेलिंग आ रही है या फेस पे यहाँ पर या इस साइड स्वेलिंग आ रही है, तो इसके बारे में फिर आपको तुरंत ही लोकल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक जो क्षण है वो इसमें कीमती होता है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको फेस करना है और हम लोग को पूरा ये आशा है कि बहुत ही जल्दी हम इन दोनों बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। और डॉक्टर सुजाता प्रसाद हमारे साथ थी, उन्होंने भी काफी अच्छी एडवाइस दी है और पास साहब काफी सेशंस में सुजाता प्रसाद जी अपना टाइम दे चुकी हैं और रेगुलर हमेशा तैयार रहते हैं। और आपको आज लोकल डॉक्टर की वजह से आपको ये भी जानने को, हमें भी जानने को मिला कि पिक्चर, और ये भी जानने को मिला कि केसेस कम हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि केसेस कम हो रहे हैं
और हमारा वेबसाइट nrafederation.com और ईमेल एड्रेस हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं info@nrafederation.com। तो उस पर आप अपना रिपोर्ट्स वगैरह सब भेज सकते हैं, हमारा डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल राय ने एक गसवान जी का नंबर भी लिया है, तो ही विल ट्राई टू हेल्प हिम। और यहाँ बैठे सर एक सवाल था सर, हाँ मेरा जी, एक बोलिए। सवाल था सर कि ये जो निमोनिया के जो लक्षण है सर और ये इसके जो कोविड के लक्षण है सर, दोनों सेम होते हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाइड करें साहब? डॉक्टर मतलब एनीवन? निमोनिया कोविड बहुत निमोनिया और कोविड निमोनिया में निमोनिया बहुत तरीके का होता है। निमोकॉकल निमोनिया होता है, एच फ्लू होता है, बहुत तरह के निमोनिया होते हैं और कोविड का भी है, वायरल निमोनियाज होते हैं। तो अलग अलग केसेस को हम लोग को अलग अलग देखना होता है। तो अभी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं हम लोग इस सेशन में बता सकते हैं। ओके मैम, तो मदद तो कर थैंक्स। सकते हैं। वो क्या है कि मैम निमोनिया के जिसके लक्षण हो रहे हैं तो उनको भी कोविड का ये दे रहे हैं। तो एक मिनट आप सुनिए, बहुत डॉक्टर राहुल राय कुछ बोलना चाह रहे हैं, रुकिए। जी हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को निमोनिया के लक्षण हो रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है शुरुआत में तो देखिए सबको सर्दी होती है, खांसी होती है, और फिर अगर मान लीजिए सांस में दिक्कत आ रही है या खांसी में कुछ बलगम ज्यादा आने लगा या दर्द होने लगा, तो फिर ऐसा लगता है कि साथ में निमोनिया का मतलब है कि लंग में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है। तो अगर आज की तारीख में अगर किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो कोविड की टेस्टिंग करानी चाहिए। और अगर कोविड की टेस्टिंग है और उसके साथ फिर अगर आप एक्सरे या सीटी कराते हैं तो आपको निमोनिया मिलता है, तो ये कोविड रिलेटेड निमोनिया है। और कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसके हिसाब से हम सीवियरिटी डिसाइड करते हैं कि माइल्ड है कि मॉडरेट है, कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है, उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। परंतु कोविड नहीं आता या सीटी या एक्सरे में ऐसा लगता है किसी और प्रकार का निमोनिया है, तो फिर वो दूसरे तरह का, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या टीबी का निमोनिया भी हो सकता है, तो उसका इलाज उस तरह से किया जाता है। तो लक्षण करीब करीब सेम ही रहेंगे, तो आपको लोकल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये कोविड से है या बिना कोविड से है। और कई जांचों से हमें पता लगा सकते हैं कि कोविड हाँ जी, आई थिंक यू आर गेटिंग डिस्टर्बेंस। हेलो राहुल सर। हाँ जी, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आज का, आई थिंक डॉक्टर राहुल राय आप वहाँ कंटिन्यू करिए बिकॉज हाँ शुभम आप 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट। एक बार डॉक्टर साहब आप कुछ बोल रहे हैं, पहले आप रुकिए। ठीक काफी डिस्टर्ब है। हाँ जी प्लीज डॉक्टर साहब अच्छा, तो कंटिन्यू। किसी ने कुछ पूछा था उसके बारे में, मुझे लगता है कि मैंने जवाब दिया। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं नहीं सुन पाया हूँ क्या? I think एक शुभम एक जना लास्ट है, so we'll just and then we'll wrap it up and that's it for today. I think it's okay. शुभम आप बोलिए। शुभम, I think is a sick patient. We try to help him. शुभम, ये मेरे पापा हैं। हाँ जी। इनको मतलब 2 दिन से IGIS में भर्ती किए हुआ है, लेकिन कोई मतलब ये नहीं मिल रहा है इनको, मतलब आराम नहीं मिल पा रहा है। उनको क्या तकलीफ क्या है उनको? इनका आंख पे सूजन हो गया, ये आंख पूरा सूज गया है सर। और आई का जो रोशनी है वो मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म ही हो गया। कोविड है क्या? कोविड, हाँ कोविड था पहले, अब लेकिन नेगेटिव हो गया था सर। उनको हल्का ब्लैक फंगस का लक्षण है सर। हाँ सर, लग तो वैसे ही रहा, लेकिन यहाँ डॉक्टर जल्दी कुछ कर नहीं रहे हैं ट्रीटमेंट। डॉक्टर राहुल राय आप कहाँ पर हैं? आप IGI कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? कौन से IGI बिहार पटना में सर अभी। हाँ जी, बिहार में है। बिहार में।
अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि ये कोविड इनका कब ठीक हुआ है और उनको क्या क्या दवाइयां चली थी, और ये बताएंगे थोड़ा सा। सर इनको 10-15 दिन पहले था, 20 दिन पहले था, मतलब वही बताइए। 20 दिन पहले था, उसके बाद वो चेक कराए तो यही हो गया 20 दिन पहले इनको कोविड था और उसके बाद में अभी इनकी आई साइट जो है वो इनको दिखाई तो कोविड नहीं के दे लिए रहा है। आपने कहाँ इलाज, आपका कोविड का इलाज कहाँ? कोविड टेस्ट कर, कोविड का इलाज में आपका कहाँ चला था? कोविड टेस्ट में 60% दिखाया था, ये मतलब कोविड 60% है। और फिर मतलब 10-15 दिन बाद फिर से चेकअप करा, टेस्ट करा तो नेगेटिव आया। तो ये कहीं भर्ती थे क्या उस समय, कहीं एडमिट हुए थे? टाइफाइड हो गया डॉक्टर बोले हैं। नहीं, एडमिट हुए थे क्या, कहीं एडमिट हुए थे? हाँ जी, कोविड के लिए कहीं एडमिट हुए थे? सर अभी कोविड और ब्लैक फंगल के लिए यहाँ पर एडमिट हुआ है, लेकिन कोई रिस्पांस जल्दी मिल नहीं रहा है। ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी शायद, ऐसा बता रहे। तो देखिए ऐसा है कि आपको वहाँ जो भी लोकल डॉक्टर होंगे, आप पटना में हैं तो वहाँ मुझे लगता है कि अच्छे डॉक्टर होंगे। इसके लिए जो एक आई स्पेशलिस्ट होंगे या जो ENT वाले डॉक्टर होंगे, तो आई एम श्योर कि वो देख रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अगर टेस्टिंग में और निकलता है तो उसका भी इलाज वो करेंगे। तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा और आप वहाँ के जो लोकल डॉक्टर नहीं रहा। सैटरडे को टेस्ट कराए सब और अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। बोल रहे संडे इसके चलते रिपोर्ट नहीं मिला। तो सर आपको वहीं पर लोकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा टच में रहना पड़ेगा और आपको अपने मरीज के बारे में आपको उनसे पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा काउंसलिंग लेनी पड़ेगी कि भाई इनको क्या म्यूकोर है कि नहीं। अगर म्यूकोर होगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। पर ये डिसीजन आमतौर पे लोकल डॉक्टर जिन्होंने इनको देखा है, जो टेस्टिंग की है, चाहे वो आई के डॉक्टर्स हों चाहे ENT के डॉक्टर हैं, वही ये डिसीजन ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतने दूर से थोड़ा सा इस चीज के बारे में इलाज कर पाना। हाँ बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? येलो शर्ट में है जी, बोलिए। डेल जी सर, वो एक्चुअली हमारे ही अंकल हैं। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि 1 महीना पहले उनको कोविड हुआ था और लोकल डॉक्टर ने उनको टाइफाइड का सुई दे दिया 1 महीने तक पूरा। ठीक है सर। और उसके बाद सर 2-3 दिन के पहले अभी इनके आंख में सूजन हुआ है और एक आंख की रोशनी चली गई है, एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल हम लोगों ने IGM पटना में भर्ती कराया, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पटना का, लेकिन सर वहां पे कुछ रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो सर आप लोग थोड़ा कुछ गाइड करें कि हम लोग अभी मतलब क्या कर सकते हैं उनके लिए। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे अस्पताल में और वहां पर कोई अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कुछ इशू आ रहा हो, तो मुझे लगता है कि आपको जो भी डॉक्टर है उनसे मिलना चाहिए और आपको इनका डायग्नोसिस करवा के, और अगर म्यूकोर है तो इसका इलाज, या म्यूकोर नहीं है तो फिर उसका इलाज करवाना चाहिए। तो आप वहाँ इफ उनका आईसाइट खराब हो रहा है, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट देखनी है। आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट को प्लीज दिखा दीजिए। ये उस अस्पताल के डॉक्टर लोग मतलब बात समझ नहीं रहे हैं। अभी सर में कभी कभी दर्द होता है, हम लोग जाते हैं बोलने के लिए कि दर्द हो रहा है, तो वो लोग मतलब बहुत लेट करके आते हैं और पैरासीटामोल या फिर कोई टेबलेट वगैरह या फिर दे के चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर अधिकारी से वहां पर मिलना चाहिए। जो भी हर एक का जो बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें कोविड के इंचार्ज होते हैं या जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट चाहे ENT के हों, चाहे स्पेशलिस्ट आई के हों, चाहे जो स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन हो जिनके अंडर में ये एडमिटेड हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए। वो आपकी हेल्प मुझे लगता है कि जरूर कर पाएंगे। देखिए, अगर आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है, आपके हम समझ रहे हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं और आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो पर चक्कर क्या है कि जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, आप या तो उनके साथ रिपोर्ट शेयर करिए, तो रिपोर्ट के बेस पे डॉक्टर्स आपको गाइड करके बता सकते हैं कि आई साइट वीक होने का, जाने का क्या रीजन है।
अभी जनरल में देखने के पर वो कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाएंगे कि कैसे क्या एक्चुअल रीजन क्या है उनके आई साइड जाने का और वो कैसे है। अगर आप कोशिश करिए और वहां से अगर नहीं तो रिपोर्ट हमारे को शेयर करिए, हम आपको डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राहुल राय वहीं पे लोकल है, तो वो आपको इंडिया में कहीं भी आपको गाइडेंस कर सकेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और शायद आप को हेल्प कर सकें। सर रिपोर्ट एक्चुअली कल वो लोग सीटी स्कैन और एमआरआई किए हैं, तो उसका रिपोर्ट कल मंडे को आएगा। तो डॉक्टर साहब हम आप इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनको शायद वहाँ लोकल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है। अब रीजन हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है रीजन, तो कुछ हम असिस्टेंस कर सकते हैं इनको? सर थोड़ा सा मतलब इनको ही प्रयास एक्चुअली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठ के, और ये डिफरेंट स्टेट है और ये बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है। तो जैसा मैंने इनको बताया कि इनको वहाँ पर देखिए क्या होता है कि आप किसी भी अधिकारी से अगर टाइम लेके मिलें, या जो भी इनके जो कंसल्टेंट होंगे, जो भी डॉक्टर इंचार्ज होंगे, आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि इसका जरूर ही सॉल्यूशन निकल कर आएगा। आप एक काम करिए, डॉक्टर साहब को अपना नंबर लिखवा दीजिए। डॉक्टर साहब एक बार अगर आप हो सकेगा तो आपसे बात कर लेंगे, अगर कुछ गाइडेंस हो सकती है, हेल्प हो सके तो हम कर सकते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए डॉक्टर साहब को, आपका नाम और नंबर, तो आप अपने अंकल की रिपोर्ट डिस्कस कर सकते हैं। जी 88 हाँ जी 88 88 77 77 17 जी ठीक है 88 77 17 जी हाँ बोलिए 37 3574 37 एक बार फिर से बोलेंगे 88 88 हाँ 77 हाँ 17 हाँ 35 हाँ 74 74 जी 74। आपका नंबर, आपका नाम बोलिए। विवेक कुमार सर। विवेक कुमार। विवेक जी विवेक कुमार। ठीक है तो डॉक्टर साहब से जो हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, हमारी जो हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, बाकी जितना हमारे हाथ में, बाकी यही हमारी कोशिश है कि जल्दी ठीक हो सके। जो भी एक बात और सर, इस समय हम लोगों ने मतलब वो बता रहे थे कि उनके एक साइड का दांत भी अब खट्टा स्टार्ट हो गया है, मतलब होना। तो अभी हम लोगों ने उनको फिटकिरी का गार्गल करवाया, और एक वो वेपोराइज के लिए होता है कार्बोल प्लस। नहीं आप सुनिए, डॉक्टर साहब ने आपका नंबर ले लिया है। डॉक्टर साहब आपको कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे, आप अपना सारा रिपोर्ट वगैरह उनको भेज सकते हैं, और फिर वो जो हेल्प हो सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ बैठ के मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट है कि बिना डायग्नोसिस, बिना रिपोर्ट देखे कोई भी डॉक्टर्स इस कंडीशन में ज्यादा एडवाइस नहीं कर सकता। ये बहुत सीरियस मैटर हो सकता है, तो इसलिए बहुत प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे। डॉक्टर राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर हेल्प। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। डॉक्टर सुजाता प्रसाद, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ टाइम। आज का सेशन ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। संडे के दिन कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जब यहाँ पे संडे के दिन आज हमारे साथ 2 डॉक्टर्स इंडिया से यहाँ से जुड़े हुए हैं, और दोनों इतना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। और बाकी जो भी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी सोशल वर्कर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सुमित जी, स्वराज जी, बहुत सारे लोग दूसरे हैं जिनका, सोहन भाई, आपको हेल्प मिल सके, हमारा ये कोशिश है। और अशोक जी श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आज के नमस्ते डॉक्टर के प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल हम वापस जुड़ेंगे। आप अपना हमारे वीडियोस, क्लिप्स सबके साथ शेयर कर सकते हैं। हम जो भी हेल्प कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया से कोविड का जो अभी नंबर है काफी कम होने को है, और वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट थिंग। तो शुभ रात्रि और गुड बाय।